स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां फाइनली नेहा बड़ी बड़ी मूव का जो इंतजार था वो नई सीरीज की शुरुआत में आपको आती हुई दिख रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइनल ट्रेड में। मैं हूं नेहा आनंद। तो फाइनली हमने देखा है कि अच्छी खासी जबरदस्त स्ट्रेंथ हमें लग भी रहा था कि जिस तरह की इंटरनेशनल मार्केट से स्ट्रेंथ है, क्या हमारे मार्केट उस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, और फाइनली वही हुआ है और दिन के उच्चतम स्तर के पास सारे इंडाइसेस ट्रेड करते दिखे और चौतरफा हरियाली हर इंडेक्स में दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली, और आप कह सकती हैं एक महीने की ऊंचाई पर है बाजार, क्योंकि 28 फरवरी को 17,300 पर क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद से थोड़ा नीचे ही आते हुए दिख रहा था, 17,300 दिख रहा था, 17,304 जो हमने फिगर भी कहा जिसके ऊपर क्लोजिंग है। तो फिर आप 4 महीने लगातार नहीं गिरेंगे और उसके ऊपर आसानी से होल्ड करते हुए दिख रहे हैं बाजार। इस समय की जबरदस्त मूव देखिए, 325 अंकों का उछाल निफ्टी में आपको दिख रहा है। ऑलमोस्ट ट्रिपल सेंचुरी लगाने की तैयारी दिखा रहा है निफ्टी आपको, और बैंक निफ्टी में 700 अंकों की बड़ी बड़ी तेजी आपको आती हुई दिख रही है। ब्रेथ काफी मजबूत है बाजार का। 45 निफ्टी स्टॉक्स एक्शन में और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे, 4.25% का उछाल इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। बट आईटी, बैंक्स और बाकी सेक्टोरल इंडस्ट्रीज का भी पूरा योगदान है। इनफैक्ट अगर आप सेक्टोरल मूवर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स में आपको जमकर तेजी आती हुई दिख रही है। एनर्जी और आईटी लीड कर रहे हैं, बैंक्स में अच्छा एक्शन है, इंफ्रा, कैपिटल गुड स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, बाकी कमोडिटी लिंक्ड शेयर्स में भी आपको तेजी दिख रही है। मिड और स्मॉल कैप में भी 1.5 से 2% का उछाल आते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक जो अच्छी रैली आती है जिसमें ब्रॉडर मार्केट का भी पार्टिसिपेशन रहता है, स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन रहता है, सेक्टर्स का भी पार्टिसिपेशन रहता है, वो आपको आते हुए दिख रहा है। तो एक बढ़िया रिबाउंड है बाजार में। सवाल यही है कि कितना टिकता है। बट जो हम बात कर रहे थे कि ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए काफी अच्छा रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। हमारे बाजार ही बस थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लग रहा है कि अब फाइनली वो आउट परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि देख लीजिए डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स कुछ भी एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स इनफैक्ट माइल्ड नेगेटिव टेरिटरी में है। यूरोप के बाजारों में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। एशिया ऑफ कोर्स आज ठीक ठाक था, बट हमारे बाजार में जबरदस्त जम के आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। तो इस आउट परफॉर्मेंस में आपको क्या करना है, कहां है ट्रेड के मौके, क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी, क्या है इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स, बताएंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। वीकली क्लोजिंग के लिए भी बाजार हो रहा है तैयार। आइए उससे पहले एक बार हमारी टीम के साथ बात कर लेते हैं और जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। अरमान और वरुण दोनों हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून। ट्रिगर से करते हैं शुरुआत, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ओके, ट्रिगर्स में आज के, कल के और मंडे के ट्रिगर्स बताऊंगा। संडे छुट्टी है, सब छुट्टी मनाए कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आज तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस का जो बायबैक है वो बंद होने वाला है। 16 तारीख को ये खुला था और जो प्राइस है 200 रुपये के आसपास का टेंडर ऑफर था, तो इस पर नजर रखिएगा। ग्लोबली यूरोप का सीपीआई आने वाला है, यूएस का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का आंकड़ा जो है वो आने वाला है, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखिएगा। अब आते सैटरडे यानी कि कल 1 अप्रैल, काफ़ी कुछ बदलने वाला है कल से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको जिस पे ध्यान रखना है। हालांकि अप्रैल फूल्स डे भी है, लेकिन ऑटो सेल्स के नंबर जो है वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नजर रखिएगा। गाड़ियाँ अपनी कीमतें बढ़ा रही है सारी की सारी कंपनियाँ, मारुति, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज, एसएमएल, ये सब अपनी कीमतें बढ़ाने वाले हैं। दरअसल भारत का एनकैप जो है वो लागू हो जाएगा और BS6 के नॉर्म्स का जो दूसरा चरण है वो दर से कल से लागू होने वाला है, तो उसके चलते। इसके अलावा ऑप्शंस पे जो STT है 25% बढ़ा था, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खबर आई थी, वो कल से लागू हो जाएगा और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 4% के आसपास कम हो जाएंगे, तो यह नजर रखेगा। वैसे तो नेचुरल गैस की कीमतें भी आने वाली है कल, लेकिन PNGRB ने यूनिफाइड टैरिफ जो है नेचुरल गैस पाइपलाइंस के लिए, उसके लिए जो नई दरें लागू की है ये कल से लागू हो जाएंगी, तो उसके चलते CNG, PNG ये सब जो है उस पर इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। पूरे देश में सिर्फ हॉलमार्किंग वाले गोल्ड जो है, गोल्ड ज्वेलरी जो है, उसकी अब बिक्री होने वाली है कल से। वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें लॉन्ग टर्म टैक्स के दायरे से उसको बाहर कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 के बाद जो 5 लाख के ऊपर प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उससे होने वाली इनकम में टैक्स छूट जो है वो अब नहीं मिलेगी। आपको याद होगा बजट में इसका ऐलान हुआ था। नई टैक्स रिजिम जो है उसमें नई टैक्स स्लैब जो है उसकी दरें भी कल से लागू हो जाएंगी, तो काफ़ी कुछ कल से बदलने वाला है, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अब आते हैं 3 अप्रैल को यानी कि सोमवार को जो MPC की बैठक है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी और 6 तारीख को इसका आउटकम आने वाला है, तो नज़र रखिएगा। इसके अलावा IPO एवलॉन टेक्नोलॉजीज IPO ओपन होने वाला है 3 तारीख से 6 तारीख। प्राइस बैंड जो है 416 से 436 का है और 865 करोड़ के आसपास का पूरा IPO है। एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेटेड टीम लीज सर्विसेज बायबैक जो है शेयर्स का, उसके लिए 3050 का प्राइस है, टेंडर ऑफर है। और साथ ही साथ चाइना में ट्रेडिंग हॉलीडे है 3 तारीख से
5 तारीख तक। हमारे यहाँ भी काफ़ी छुट्टी है, लेकिन वो 4 तारीख को है, चिंग मिंग फेस्टिवल है, उसके चलते यहाँ पे छुट्टी है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। तो चलिए, हमारे बाजार में भी छुट्टी है, चीन के बाजारों में भी छुट्टी है, और उसके बीच में एक्शन भरपूर। दीप और एक चीज़ है आपके लिए, ट्विटर महंगा हो जाएगा। हाँ ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे टिक के लिए, राइट। मस्त साहब ने सबको कर दिया, सबको कर दिया, मतलब जो पुराने थे अब वो भी भरो। चलिए, सबको भरना। हम तो लेगेसी ब्लू टिक वाले हैं, बट हम सबको हम पैसे देने पड़ेंगे। देखते हैं मस्त साहब के इस मूव का क्या इम्पैक्ट आता है। आइए अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी हैं? जी, खबरों में सबसे पहले L&T, जहां पर इनको 1000 से 2500 करोड़ की जो रेंज में इनको एक ऑर्डर है वो मिलता हुआ दिखा है, और ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए इनको ऑर्डर मिला है। लुपिन, यहाँ से USFDA से दवा की एक इनको जो अर्जी है वो उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और वो HBV इन्फेक्शन के इलाज में दवा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। कोल इंडिया, यहाँ पर FY23 के उत्पादन का जो लक्ष्य है वो उन्होंने हासिल कर लिया है, लगभग 70 करोड़ टन का जो कोल उत्पादन का जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। BEL, यहाँ पर लगातार इन खबरों का ऑर्डर इनफ्लोस जो है वो आते जा रहे हैं। उन्होंने अपडेट भी दिया है कि मार्च में अगर आप देखें तो लगभग 425 करोड़ 420 करोड़ के आसपास के एक्सपोर्ट ऑर्डर उन्होंने मिले हैं। सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो जारी करी है, जिसमें अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखें तो 2030 तक ई-कॉमर्स का एक्सपोर्ट $300 करोड़ के आसपास संभव है। ओवरऑल अगर आप देखें तो $2 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट लक्ष्य को 2030 से पहले हासिल कर लेंगे, ऐसा भी अपडेट आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी जो है $1 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है। IPO अपडेट्स में गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के IPO के लिए जो है अर्जी दी है। अगर आप देखें IPO के जरिए उनका लगभग 1250 करोड़ जुटाने की योजना है, और अपडेटर सर्विसेज जहां पर भी वहां पर भी अर्जी देते हुए दिखे, जो लगभग 400 करोड़ जुटाने की उनकी योजना है। और अंत में ब्लॉक डील्स में वेदांता लगभग 5.2 करोड़ शेयर्स, जो कि 1.4% इक्विटी है। मदरसन सुमी 10 लाख शेयर, BHEL 10 लाख, और जिंदाल स्टेनलेस लगभग 21 लाख शेयरों के कई सौदे। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों सौदे और काफ़ी सारी खबरें भी। पूरा पैनल भी है तैयार और बाजार भी बढ़िया मूड में है। राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, वागले साहब, धर्मेश कान साहब, सब हमारे साथ हैं तैयार, और कतार ऑलरेडी बढ़ रही है, थोड़ा सा आगे, जस्ट बाय फ्लैश सेकंड वागले साहब कतार में सबसे आगे हैं। आइए उनके लिए बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। दीपांशु गुड आफ्टरनून, नेहा गुड आफ्टरनून। दीपांशु, ICICI बैंक में मुझे बहुत अच्छा पैटर्न में से ब्रेकआउट दिख रहा है, इसको बाय करना है। 882 का करंट भाव है, 882 880 ये बाइंग रेंज होगी, 874 के नीचे का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है ये 910 915 तक आपको सोमवार तक मिलना चाहिए। तो क्लियर कट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ICICI बैंक इससे कर रहे हैं वागले साहब शुरुआत, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और 900 के पार जाने की तैयारी में है। बिगुल बंसल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। गुड आफ्टरनून बंसल जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। और दीपांशु, जैसे आपने बोला कि वागले जी आगे हैं, तो वागले जी तो दीपांशु हमेशा ही आफ्टरनून में आगे होते हैं बिगुल में। जब भी उनके पास कॉल होती है, कॉल नहीं होती है तब वो कतार में नहीं होते हैं, अगर कतार में होते हैं तो सबसे आगे होते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कभी भी हिस्ट्री उठा के चेक कर लें। और अभी जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है वो है ट्रेंड पर खरीदारी की राय है। टेक्निकली देखें तो डेली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का अगले सप्ताह एक ट्रंकेटेड वीक है, 2 छुट्टियां हैं, तो मार्केट में काफी हलचल रहेगी, कई लोग पोजीशंस भी ऑफलोड करेंगे। तो ट्रेंड एक सेफ बेट लगता है अगले सप्ताह के नजरिए से भी। 1360 1360 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1423 पहला टारगेट है, 1440 दूसरा टारगेट है, और ट्रेंड पर खरीदारी की राय है। तो यह है आपके लिए ट्रेंड जिस पर खरीदारी की राय है, और खरीदारी की राय आ रही है ICICI बैंक पर भी। तो 2 बाय कॉल्स शो की शुरुआत करने के लिए, और दोनों पर आपको मोमेंटम दिख रहा है। इस बीच थोड़ा और एक्शन 360 के ऊपर निफ्टी जाकर और होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी और बढ़िया खरीदारी स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। और कुछ नए स्टॉक्स भी हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। PVR पर अभी एक स्पाइक है। आई डोंट नो इस वीकेंड अगर कोई बड़ी रिलीज आ रही है, आई थिंक 1-2 मूवीज हैं। फिर भी एक बार हिमांशु जी से भी बात की जाए। हिमांशु जी, क्योंकि पिछले 5 मिनट में ये मूव आई है PVR में। गुड आफ्टरनून सर, जरा देखें क्या चल रहा है स्टॉक में।
देखिए एक अच्छे करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं 1480-1500 रुपए के आसपास पीवीआर में थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी के लिए अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि ऑल इन ऑल जो सेटअप है वो वीक है, लेकिन हो सकता है कि अगर पूरा बाजार में इस तरह की रैली बने और शॉर्ट टर्म मूव की शुरुआत हो तो इंपॉर्टेंट लेवल वॉच करना रहेगा 1560 रुपए का। 1560 रुपए के ऊपर अगर पीवीआर में मूव आता है तो 1620 रुपए तक की मूव आने वाले दिनों में पीवीआर में देखने को मिल सकती है। ओके, तो पीवीआर पे रखिएगा नजर। अभी वो अपने क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल के पास ही है, वो पार होने पर 1620 अगला पड़ाव पीवीआर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी बीच रिक्वेस्ट आई है सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून नया जैसे कि सुबह मार्केट खुलने के साथ बाई के कॉल्स दिए थे और मार्केट तेजी में लग रहा था और डेज हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से और मूव बनेगा आज क्लोजिंग में भी और अगले हफ्ते में भी। तो यहाँ पे जो मेरे पास अभी स्टॉक आया है वो बाई साइड का स्टॉक आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 345 स्पॉट लेवल्स में। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर पिछले 7 से 8 दिन की गिरावट के बाद आज एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है और स्टॉक के अंदर एक बाय का व्यू बन रहा है। लास्ट 2 दिनों के हायर लेवल्स पे बीपीसीएल अभी ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इस पुलबैक और इस बाउंस बैक के अंदर बीपीसीएल में कम से कम 7 से 10 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे बीपीसीएल में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 338, 339 के पास है, तो 339 का स्टॉप लॉस लगा के बीपीसीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 352 रुपए का। 352 रुपए का लेवल निकलने पे 355 रुपए तक का मूव बीपीसीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें बीपीसीएल 339 के स्टॉप लॉस से 352, 355 के टारगेट्स की। बीपीसीएल है पसंद सुमित जी को। 345 जो कि करंट प्राइस है उस पर एंट्री करें। 339 का स्टॉप लॉस, 352, इवेंचुअली 355 तक का लेवल यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऑटो स्पेस बजिंग रहने वाले हैं क्योंकि इन कंपनीज की तरफ से हम कुछ गाड़ियों की कीमतें बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन इसी बीच टाटा मोटर्स दिन के उच्चतम स्तर के पास है, 422 रुपए के पास इस समय हो रहा है कारोबार, 3% की स्ट्रेंथ और चार्ट्स को ऊपर की तरफ ले जाते हुए। बंसल सर, कोई रिकमेंडेशन इस समय टाटा मोटर्स पे? जी नेहा, काफी स्टॉक टू मॉनिटर है क्योंकि इसमें 2 ट्रेडिंग सेशन पहले एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और अब एक इंपॉर्टेंट पिवट को नेहा इसने क्रैक करा है। 420 के लेवल्स को इसने क्रैक करा है और बड़ा टाइमली आपने नेहा इसको आइडेंटिफाई करा है। तो एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है मुझे शॉर्ट कवरिंग का, और टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग इसे 425, 426 तक ले जाने का पोटेंशियल रखती है। और एक बार 425, 426 पहुंचेगा तब मूविंग एवरेज का जो प्ले है दैट विल कम इनटू एक्शन और उसके बाद 434 के लक्ष्य बैठेंगे। तो इस स्तरों पे खरीदना चाहिए इसको 416 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 416 के स्टॉप लॉस के साथ तुरंत प्रभाव से लेने की रिकमेंडेशन है। कुछ स्ट्रेंथ्स की संभावना अच्छी खासी टाटा मोटर्स पे बनती हुई, लेकिन डिफेंस स्पेस है, ये लगातार बजिंग रहा है और हो भी क्यों ना, यहाँ पर सरकार से भारी भरकम ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं और उसी के दम पर हमने इस पूरे सेक्टर को चलते देखा है। तो किस कंपनी को एग्जैक्टली कितने ऑर्डर्स मिले हैं, किस प्रकार का इंपैक्ट होगा, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए, ये जो पूरा सेक्टर बजिंग रहा है, किसको क्या कुछ मिला है यहाँ पे और इवेंचुअली कैसे इंपैक्ट करेगा ये? बिल्कुल, कई सारी कंपनियों को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें आप सबसे पहले कंपनियों के अगर नाम बताऊं, बीईएल, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, इन कंपनियों पर आपको फोकस रखना है। अब 1 बाय 1 एक बार पहले ओवरऑल देखें, फिर मैं आपको 1 बाय 1 भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखें ओवरऑल, इन सब को लगभग 36,000 करोड़ के जो हैं नए ऑर्डर्स वो मिलते हुए दिखे हैं। जिसमें बीएल की बात करें तो उनको लगभग 8,164 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। कोचिन शिपयार्ड 9,800 करोड़, गार्डन रिच और गोवा शिपयार्ड की बात करें तो उनको लगभग 9,800 करोड़ के आसपास, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो उनको लगभग 8,160 करोड़ के आसपास के जो हैं ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को कुल, जैसा कि मैंने बताया, 8,200 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। उसमें बाइफर्ग्रेशन की बात करें तो 5,500 करोड़ के जो इनको कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किए हैं उसमें उनको एएमसीज, आकाश मिसाइल के लिए, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल, सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो रेडियो है और कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए इनको प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। और 2,700 करोड़ के जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए उनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और वेपन
वेपन लॉकेटिंग जो रडार है उसको बनाने के लिए भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। ये तो बात हुई बीईएल की। अब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भारतीय नौसेना के लिए 11 जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके लिए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और 6 ऐसे जहाज जो कि मिसाइल जहाज है उनके लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो अगर गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें तो उन्होंने लगभग 9800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और कोचिन शिपयार्ड उसके लिए अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वो लगभग 9800 करोड़ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अलोन बिडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं। अब बात करें भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तो वहां पर उनको भारतीय सेना से जो बेहतर आकाश वेपन सिस्टम और 12 हथियार को प्राप्त पता लगाने वाले जो रडार है उनके लिए इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और लगभग कुल ऑर्डर तो लगभग 9100 करोड़ का है। पर सिर्फ भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो उनको लगभग 8160 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और इन सब की ऑर्डर बुक आपको काफी बढ़ती हुई दिखेगी। सिर्फ अगर इसी उनकी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो उनकी ऑर्डर बुक 24,000 करोड़ से भी जो है आंकड़े को भी पार करती हुई दिखी है। तो आपको ध्यान रखना है बीईएल, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और भारत डायनामिक्स जिनको लगभग अगर आप देखेंगे कि कल या 1-2 दिन में आपको 36,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। ओके तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत और ये सारे डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में। धर्मेश कांत साहब भी हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी गुड आफ्टरनून सर। डिफेंस वैसे भी फोकस में रहा है बट इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ जबरदस्त एक्शन आया, कोई काउंटर जो आपको पसंद आ रहा हो सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड बाकी सारे कलीग्स को भी गुड आफ्टरनून, आपके दर्शकों को भी। देखिए ये सरकार हर जो काम तरीके से और अच्छे तरीके से करनी चाहिए वो कर रही है और इसमें डिफेंस जो है एक लो हैंगिंग फ्रूट था बिकॉज यहाँ पे आपको ऑर्डर्स देना, आपको खुद की कंपनी को ऑर्डर देना था और इनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। मेक इन इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज इस गवर्नमेंट ने उठाया है वो डिफेंस के थ्रू उठाया है। सो अराउंड 15 to 20% पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो ऑर्डर बुक बढ़ के आई है और सारे कंपनियों को इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो चाहिए, साइंटिफिक डेटाबेस वो कंपनी ने इधर इन हाउस डेवलप किया है या टाई अप के साथ कर लिया, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सो मेरी तो सलाह ये रहेगी दो कर लें। एक तो आप बास्केट बाई कर लो, ये सारे स्टॉक्स का एक बास्केट बना के इक्वल वेटेज 20% के हिसाब से वेटेज देके आप बाई कर लें। और दूसरा है अगर सिंगल आउट आप करने की पूछेंगे मुझसे तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाई करने के लिए बिकॉज वहाँ पे जो वैल्यूएशन रेशियोज हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अराउंड 30% के आसपास इनका ROE जाता है और 10-12 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है, तो आधे भाव पे मिल रहा है और ग्रोथ जो है अभी 15-20% आने वाली है। एक बड़ा एडवांटेज जो इन कंपनियों के साथ हुआ है, पहले इनका काफ़ी पैसा सरकार के पास फंसा रहता था वर्किंग कैपिटल के लिए, ये काम तो करके देते थे बट पैसा नहीं आता था। अब वो टाइम जो लैग था पेमेंट साइकिल का वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है, प्रॉम्प्ट पेमेंट आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट्स काफ़ी हेल्दी होगी, कैश फ्लो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो डिफेंस मौजूदा माहौल में आने वाले समय में इट शुड बी अ वेरी गुड बाई एंड कमोडिटी के जो इनपुट प्राइसेस कम हुए वो भी इनको हेल्प करेगा। सो एंटायर सेक्टर लुक्स वेरी एग्रेसिव, फायर पे है। लिए डिफेंस अच्छा लग रहा है, पूरे सेक्टर पर पॉजिटिव व्यू है बट अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये पसंद है धर्मेश सर को। और HAL को एक बड़ा रिफंड भी मिल रहा है, टैक्स रिफंड ने मिल रहा है तो वो भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। ऑर्डर्स इस बार HAL के लिए नहीं आए, ऑलरेडी अच्छे आ चुके हैं बट एक टैक्स रिफंड मिल रहा है HAL को, इस पर रखनी है आपको नज़र। इस बीच डेज हाई पर है बाजार, 17,370 के लेवल को भी आप निफ्टी को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 अंकों की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। इस समय 290 अंक ऊपर बाजार ट्रेड कर रहे हैं। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, ऑटो सेक्टर के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है और सारे सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक जो पिछले कई हफ्तों से चला नहीं है जिसके अंदर अब बाय का मोमेंटम बन रहा है, उसका अभी भाव चल रहा है 66.50 67 रुपीज। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। स्टॉक एक गिरावट के बाद लोअर लेवल पे बेस बना के पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत दे रहा है। कल पहला दिन था जब स्टॉक ने लोअर लेवल से 3-4 रुपए का मूव दिखाया। आज नेक्स्ट डे वापस से कंटिन्यू फॉलो अप मूव दिखा रहा है और पिछले 3-4 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। मदरसन के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां से एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा। 5% से लेके 8% तक का मूव यहां से मदरसन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक में जो सपोर्ट बन रहा है वो 64 रुपए का बन रहा है, 63.50 64 रुपए का। तो 64 रुपए का 64 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट बन सकता है मदरसन में, पहला टारगेट बनेगा 71 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 74 रुपए का,
3 से 4 दिन का व्यू लेके काम करें। 71 से 74 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें मदरसन। तो ऑटो काउंटर्स पर रखिए नज़र, यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है। टाटा मोटर्स की अभी नेहा बात भी कर रही थी, स्टॉक में आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है। मदरसन पसंद आ रहा है सुमित जी को। हीरो मोटोकॉप पर भी एक अच्छी मूव बन रही है, 2% ऊपर इस समय हीरो मोटो का भी काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक बार वागले साहब से हीरो मोटो का भी राय ली जाए। वागले साहब देखें सर, 2350 पर हीरो मोटोकॉप बाउंस बैक है, काफी बड़ा गिरावट हुआ है और वहां से बाउंस हुआ है। यहाँ पर बाय करने का मतलब नहीं बनता है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। ऊपर में 2400 तक मुझे दिख रहा है, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है और सस्टेन करता है फिर मैं 2500 2550 तक की बात करूंगा और वो अच्छा मूव होगा। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ ना करें, दूसरे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ओके चलिए, तो फिलहाल वो रिकमेंडेशन आती हुई, सलाह आती हुई वागले सर की तरफ से। लेकिन इसी बीच ऑयल एंड गैस स्पेस है वो लगातार बजिंग है, खबरें भी हैं, और इसी कड़ी में पेट्रोनेट एलएनजी हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड हो रहा है। 2.5% की स्ट्रेंथ इस समय दिख रही है। राकेश जी सर, स्टॉक पे कोई एडवाइस होगी इस समय? नया पेट्रोल एलएनजी को देखें तो बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट करा है, अप मूव देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली नया जिनके पास है होल्ड करें, 230 के राउंड चल रहा है, होल्ड की राय है। और ऊपर में 234 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। एक बार 234 के लेवल्स छूटेंगे नया, तब ब्रेकआउट होगा, तब फ्रेश खरीदारी की राय है। बट नीचे से एक रिवर्सल है, डिप में अगर 226 के राउंड मिल जाए तो भी खरीदें, नीचे में खरीदें या फिर ब्रेकआउट पे खरीदें। और स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 224 का। ओके, तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट। यहाँ पर 224 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए नज़र। गैस प्राइसेस में बदलाव भी हो रहे हैं, कल से ये लागू भी होंगे। और भी क्या क्या बदलाव हैं 1 तारीख से, उनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे भी। बट एक और चीज़ जो होती है महीने की शुरुआत में आती है, वो है आपके लिए पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर के बिक्री के आंकड़े, और ये आने वाले हैं कल। मार्च का महीना कैसा रहा ऑटो कंपनीज के लिए बिक्री के लिहाज से, आइए जानते हैं इसके बारे में आशीष के साथ। आशीष बताइए, कुछ अच्छी सेल्स हुई है या फिर ठीक ठाक था? कैसा था एक्शन? ठीक ठाक ही एक्शन है, कुछ खास आपको यहाँ पर डिमांड को लेकर नहीं है। खाली एक देखे तो थोड़ा सीवी सेगमेंट है जहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि कीमतें बढ़ने वाली हैं तो उन्होंने जल्दी खरीदारी कर ली। इसके अलावा अगर आप देखें तो टू व्हीलर में मांग काफ़ी स्टेबल है। मांग में हालांकि बढ़ोतरी की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। ट्रैक्टर्स में थोड़ा सा मांग जो है घटी है, और पीवी सेगमेंट में जो धीमापन है वो आपको साफ नजर आएगा। तो पीवी के साथ ही शुरुआत कर लेता हूँ, लेकिन धीमापन नहीं है एमएनएम की बिक्री में, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले जो बिक्री है पीवी सेगमेंट में एमएनएम की बिक्री सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 19% का इजाफा यहाँ आपको नजर आएगा। मारुति जरूर निराश कर रहा है, 8% की गिरावट है, लेकिन टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक पीवी आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 11% की ग्रोथ है, यानी सबसे बेहतर है एमएनएम, सबसे खराब है मारुति। अब बात करते हैं टू व्हीलर्स की, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट नंबर देगा हीरो मोटोकॉर्प, जिसके जिक्र भी आप कर रहे थे अभी कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 9% यहाँ पर बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। बजाज ऑटो बिक्री 8% घटेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर्स मामूली 3% की गिरावट बिक्री में। टोटल सेल्स में देखें तो करीब 4% की गिरावट है। और आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है यहाँ पर अगर आप देखें तो 6% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। यानी हीरो मोटोकॉर्प क्लियरली आउट परफॉर्म करेगा पूरा टू व्हीलर स्पेस को। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आइशर वॉल्वो की जो जेवी है यहाँ पर बिक्री पिछले साल के मुकाबले 9% तक बढ़ती हुई नजर आएगी। अशोक लेलैंड में भी सिमिलर मूव है, 9% की ग्रोथ है। लेकिन टाटा मोटर्स की जो सीवी सेगमेंट है यहाँ पर आपको जरूर थोड़ी सी निराशा है, अंडर परफॉर्मेंस है, 4% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ट्रैक्टर्स में एमएनएम 4% की ग्रोथ है, एस्कॉच यहाँ पर केवल 1% की ग्रोथ है। यानी एमएनएम अगर आप देखें तो पीवी में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, ट्रैक्टर में भी बिक्री यहाँ पर बढ़ के आएगी। ट्रैक्टर्स की बिक्री अच्छी रहने वाली 4% है, ठीक ठाक है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर जो पीवी सेगमेंट में आ रही है 19% तो अच्छा है, 19% बढ़िया। चलिए, तो गाड़ियों की बिक्री आप कह रहे हैं अच्छी हो रही है। चलिए तो देखते हैं कैसा एक्शन आएगा। धर्मेश सर, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले, कुछ और चेंजेस भी हैं ऑटो कंपनीज के लिए। एनसीएपी रूल्स भी कल से नए लागू हो जाएंगे, स्क्रैपेज गवर्नमेंट व्हीकल्स के जो है वो भी लागू हो जाएगी। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर ऑटो कंपनीज की? देखिए दीपांशु, ऑटो कंपनीज में मुझे लगता है कि ट्रेडिंग बाउंस बैक टाइप का सिनेरियो बन रहा है। नंबर्स मोटा मोटी मिले जुले हैं, कोई खास देखने वाली बात नहीं। एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो ऑटो कंपनीज की जो कहानी इस साल की रही है वो है डोमेस्टिक मार्केट का प्रीमियम सेगमेंट। सो डोमेस्टिक मार्केट एंड प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो जो अगर कार की बिक्री की बात करें तो मर्सिडीज ये सब में काफ़ी ज़्यादा कारों की बिक्री हुई है, वो लिस्टेड स्पेस में है नहीं। जो लिस्टेड स्पेस में हमारे पास बचता है मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, तो वहाँ पे मारुति मतलब ठीक ठाक इसी तरह
मिला जुला एक ट्रैक्शन बनाया हुआ बाई में, एक आध महीना अच्छा आता है, फिर 1-2 महीने में वो लुढ़क जाता है, तो वो खास वहां पर भी ट्रैक्शन नहीं है। टाटा मोटर्स का एडवांटेज है कि इनके जो आप पैसेंजर व्हीकल सेल्स देख रहे हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेल्स जो बढ़ के इनके आ रही है, नेक्सन जो उनका ब्रांड है वहां पे नंबर इनके बढ़ते आ रहे हैं। बट सीवी में अगेन वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अशोक लीलैंड जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है जो प्राइस हाइक से इन्होंने लिया है, सबने लिया है, और इनपुट के जो प्राइसेस में फॉल हुए हैं कॉस्ट का, इनका एक मार्जिन का एडवांटेज आएगा, तो वहां से 5-7% की तेजी बन सकती है। समर्स नॉर्मली गुड होता है टू व्हीलर्स के लिए, बिकॉज ये शादी का सीजन है तो यहाँ पर काफी बिकते हैं, स्पेशली इन द लोअर एंड मिड सेगमेंटेज। तो हीरो मोटोकॉर्प का उसका एक फायदा हो सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किसी को अभी वहां पर कोई ट्रैक्शन दिख नहीं रहा है, ट्रैक्टर्स में भी कोई खास ट्रैक्शन है नहीं। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका जो रूरल इंडिया का इनकम है वो थोड़ा लोअर हुआ है, और थोड़ी सी इस बार गर्मी की चिंता है कि अगर मानसून कमजोर हुआ तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है, इसलिए वहां भी स्पेंडिंग में लोग थोड़ा कॉशियस हो रखे हैं। सो नेट नेट मतलब ट्रेडिंग माउस के लिए आप एक प्ले कर सकते हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग माउस के लिए 4-5% के लिए, फॉलोड बाय मारुति। अदरवाइज अगर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा समय दे, 4-6 महीना, उसके बाद इसे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हीरो मोटोकॉर्प एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए अच्छा लग रहा है। मारुति में भी आपको थोड़ा एक्शन आ सकता है, अदरवाइज थोड़े टाइम के लिए सुस्त रह सकते हैं ऑटो कंपनीज। देखते हैं आंकड़े कैसे आएंगे। वैसे हीरो मोटोकॉर्प जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, जबरदस्त मूव आ रही है, 2350 का लेवल। आइए वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, एक ऐसा स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो कैश में भी है, एफएनओ में भी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, लेकिन पैटर्न बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैं कैश के लेवल्स दूंगा क्योंकि ये 1-2 दिन या 2-3 दिन के लिए नहीं है, ये कुछ हफ्तों के लिए है। बाय करके चलना है अल्केम 3390 3380, अभी करंट भाव है 3390, ये स्पॉट के लेवल्स है। एक 20 रुपए की रेंज रखे 3390 337570 का, 3330 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कुछ हफ्तों में मुझे ये 3600 से 3700 3700 तक जाते हुए दिखता है। 8 से 10% की मूव आपको अगले कुछ हफ्तों में या एक आध महीने में मिल सकती है, तो पोजिशनल व्यू है, स्पॉट का कॉल में। ओके, अल्केम इस पर करें खरीदारी, ये है वागले साहब की तरफ से कॉल आपके लिए। आइए बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, आईटीसी भी काफी समय से शांत बैठा हुआ, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है आईटीसी का, या तो अभी लास्ट 1 घंटे में अच्छा आपको दिखाएगा, नहीं तो मोस्ट लाइकली मंडे को एक गैप अप का एक प्रोबेबल कैंडिडेट लगता है। आईटीसी पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 380 380 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 392 पहला टारगेट और 395 दूसरा टारगेट। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आईटीसी में चार्ट्स पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कुछ ही समय पहले हमने देखा भी 10.25 लाख शेयरों की बल्क डील की खबर भी यहाँ पर फ्लैश हुई है। धर्मेश जी, आपसे फंडामेंटली समझना चाहेंगे, ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? देखिए नेहा, आईटीसी काफी लंबा समय के बाद एक बड़ा मूवमेंट आया है, और मूवमेंट इनके वैल्यूएशन के हिसाब से जस्टिफाइड भी था। अराउंड 25-26 का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रहता था, बट ये ट्रेड करती थी 10-12 के पी मल्टीपल पर, वो रिलेट होकर 20-22 के पी मल्टीपल पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो स्कोप तो है यहाँ से, अगर 15-20% और अपसाइड की बात करें तो स्कोप रहेगा। और मुख्य कारण जो इसके म्यूटेड परफॉर्मेंस करता था, एक तो एक्साइज ड्यूटी में गवर्नमेंट हमेशा टेम्पर करती थी, उसका इनको खामियाजा देना पड़ता था। वो चीज स्टिल सिगरेट्स की जो बिजनेस है, टॉप लाइन जो बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी आईटीसी का सिगरेट बिजनेस से ही आता है। सो अब पिछले 3 साल से वहां पे इनको एक काफी बड़ा एल्बो मिला है, तो कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं आई है, तो ये इसमें रीरेटिंग हुआ। दूसरा ईएसजी का एक प्रॉब्लम रहता था, फंड्स निवेश नहीं करते थे, वहां भी खुला है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन रीरेटिंग के हिसाब से स्टिल देयर इज अ स्कोप, 15-20% चलना चाहिए। इनके सारे वर्टिकल्स वापस से पिकअप कर रहे हैं, चाहे वो होटल का रहा हो या पेपर डिवीजन का रहा है, फूड एंड बेवरेज का सेगमेंट रहा है, सिगरेट एज यूजुअल इज डूइंग अ फिनोमिनल बिजनेस। सो वैल्यू अनलॉकिंग की बात काफी समय से चल रही है आईटीसी पे, अभी उसका पूरा विस्तार से आया नहीं है प्रोजेक्ट, बट उस लिहाज से भी अगर निवेशक रखना चाहे 2-3 साल के हिसाब से तो इट्स अ वेरी गुड बाय। बट इवन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक 15-20% की रेटिंग 23-24 के पी मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से आईटीसी में बनता है।
तो फिर चाहे आप ट्रेडर हो या फिर निवेशक हो, बिल्कुल हरी झंडी आपको मिल चुकी है। लंबी अवधि के लिहाज से भी आप इसको अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑलरेडी चार्ट कॉर्नर बतौर आईटीसी को रेकमेंड कर चुके हैं यहाँ पर राकेश जी। लेकिन हिमांशु जी हमारे साथ हैं। फार्मा स्पेस कुछ बजिंग है और ग्रैन्यूल्स इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, ये दोनों ही फिलहाल चार्ट्स को टॉप करते हुए अपने अपने रिस्पेक्टिव चार्ट्स को टॉप करते दिख रहे हैं। 5 से 6% की स्ट्रेंथ है। हिमांशु जी आपका व्यू जानना चाहेंगे। नहीं जी, व्यू पॉजिटिव है ग्लेनमार्क में। इनफैक्ट मैंने इसी हफ्ते में ग्लेनमार्क को 2 बार रिकमेंड ऑलरेडी किया है। 445 450 पर जब ब्रेकआउट आ रहा था, और उसका ब्रेकआउट आज एक्चुअली देखने को मिला है। जिस तरह का शानदार एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट पर है, मुझे लगता है इस सीरीज में कहीं ना कहीं 490 से 500 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। आपको कोई भी अगर डिप मिलता है आने वाले दिनों में 455 460 के रेंज में, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करके चला जा सकता है। काफी पॉजिटिव सेटअप है और 490 500 रुपए की तरफ ये स्टॉक इस सीरीज में जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क, इस पर रखिए नजर। ग्रैन्यूल्स, इस पर भी रखिए नजर। कुछ भूले भटके स्टॉक्स भी एक्शन में है और पूरा बाजार ही बढ़िया मोमेंटम में है। सुबह सेठी साहब ने हमें एक जबरदस्त स्पेशल पिक भी दी थी जुड़ने के बाद। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर है नजर। कल के उनके डेटा पैटर्न्स पर आपने टारगेट सेट होते हुए देखे हैं। आइए अब देखते हैं सेठी साहब को और क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में। 2:30 बजे चुके हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, आपके रिकमेंडेड लेवल से टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज तो खैर पूरा बाजार ही बढ़िया मूड में है। क्या कर रहे हैं इस बाजार में सर? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। बिल्कुल खरीदारी करनी है। आज के बाजार में कैश मार्केट के 2 स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करने की सलाह रही है। पहला कॉल आपका। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक एक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सांसेरा इंजीनियरिंग, जो अभी 738 के लेवल्स पे है। पहले इसके टारगेट देता हूँ। शॉर्ट टर्म टारगेट है 765, स्टॉप लॉस रखना 725 का। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाती है और इसके अलावा नॉन ऑटो सेगमेंट जैसे एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, इन सब के लिए भी ये हाई क्वालिटी प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाती है। उसके लिए काफी पॉपुलर है। बाकी मार्की क्लाइंट लिस्ट है। इनके क्लाइंट्स में बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति वगैरह सबको कैटर करती है। 16 प्लांट्स हैं इनके, 15 तो भारत में है और 1 प्लांट इनका स्वीडन में भी है। और FIIs DIs भी अच्छी खासा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें मेनली गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिर अच्छे म्यूचुअल फंड जैसे एक्सिस है, कोटक है, ICICI प्रू है, ये सब इसमें स्टेक रखते हैं। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी। 32 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल दिसंबर तिमाही में 20 करोड़ का पैट था। तो एक जबरदस्त कंपनी है। अपने IPO प्राइस के नीचे ये स्टॉक अवेलेबल है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 765, स्टॉप लॉस 725। ओके, सांसेरा इंजीनियरिंग, यहाँ पर करें खरीदारी और बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती दिख सकती है। दूसरा कॉल सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु एक इंफ्रा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा, JKIL के नाम से ट्रेड होता है। अभी स्टॉक 252 के लेवल्स पे है। टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 270, स्टॉप लॉस 245। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस की, जो मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन, फिर आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रेलवेज, रोड्स और फ्लाईओवर्स, ये सब सेगमेंट में काम करती है। हमने मुंबई में जो मेट्रो का काम चल रहा है वो, फिर नवी मुंबई का मेट्रो का काम, पुणे में मेट्रो का काम, सब में इसके हिस्सेदारी रही है। और फिर जो नागपुर में भी मेट्रो का काम है, वहां पे भी ये कंपनी काफी एक्टिव है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे क्लाइंट है इनके। L&T के लिए काम करती है, PWD है, DMRC है। एक जबरदस्त 11,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है कंपनी। अभी स्टॉक का बुक वैल्यू देखेंगे तो क्लोज टू 275 276 है। उसके सामने 252 पे अवेलेबल है, मतलब 0.9 टाइम्स बुक के स्टॉक ट्रेड करता है। प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे 7 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी। 71 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 58 करोड़ का पैट था। FIIs DIs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 22-23% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC जैसा म्यूचुअल फंड भी अराउंड 8.87% है। फिर कई बाजार के रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और बाकी इसके रिसेंट हाई से 352, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट 270, स्टॉप लॉस 245। 270 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस। जे कुमार इंफ्रा, यहाँ पर भी रखिए नजर और नजर रखिए सांसेरा इंजीनियरिंग। दोनों काउंटर्स पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बेहतरीन कैश कॉल्स शेयर करने के लिए। ये हैं सेठी साहब की पसंद।
कुछ और काउंटर्स जहां पर नजर डाली है, आज आईटी के बाउंस बैक का दिन है और कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोफोर्ज, इस पर देखिए एक अच्छी मूव आपको थोड़ी देर पहले आती हुई दिखी है और डेज हाई पर आईटी इंडेक्स भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। कोफोर्ज भी आपको डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिखेगा। 4% ऊपर इस समय कोफोर्ज का काउंटर दिख रहा है। एक बार सुमित जी से कोफोर्ज के चार्ट पर राय दें। सुमित जी, 3800 के ऊपर अभी अभी गया है कोफोर्ज, जरा देखें सर इसे। दीपांशु मोमेंटम बना है कोफोर्ज के अंदर। लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से करीब करीब 250 रुपए की तेजी देखने को मिल चुकी है और आज भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट बनेंगे 3850 के। 3850 के लेवल ब्रेक होने के बाद मोमेंटम अगले हफ्ते में और स्ट्रांग होगा और 4000 रुपए तक के लेवल कोफोर्ज में आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में 3740 के आसपास का बनेगा और ऊपर में 3850 और 4000 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो कोफोर्ज में रखिए नजर, इस पर एक मूव आपको आती हुई दिख सकती है। स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी मोमेंटम पकड़ने के मूड में दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी मूव आ रही है। सुबह हिमांशु जी आप इसके बारे में बात कर भी रहे थे, 170 की कॉल भी खरीदवाई थी, उसी के आसपास है। आखिरी 1 घंटे में थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट करें बैंक ऑफ बड़ौदा में कि उन्हीं लेवल्स को होल्ड कर रहा है अच्छी तरह सर। बिल्कुल, इनफैक्ट अच्छा मूव देखने को मिला। हमने लगभग 4.5 रुपए की ऑप्शन रिकमेंड किया था जो लगभग 6 रुपए तक ऑलरेडी मूव दे चुकी है, तो उसमें तो बने ही रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। और जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल्स का सवाल है तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर देखिए बाजार की वॉलेटिलिटी और पीएसयू स्टॉक्स में, पीएसयू बैंक्स में जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली, उसके बावजूद इस स्टॉक ने लोअर लो नहीं बनाया और इवेंचुअली हर बार एक हायर लो बनता हुआ नजर आया। आज पहली बार यहाँ पर एक हायर हाई की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि अगर बाजार में कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ खबर नहीं आती और यहाँ से वॉलेटिलिटी कम होती हुई नजर आती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा उन चुनिंदा स्टॉक्स में से होगा जिसमें एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है और नेक्स्ट वीक में 175 तक का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर अगले हफ्ते बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच मैक्रोटेक यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पर एक चेक ले लेते हैं। राकेश जी, सर क्या व्यू बन रहा है इस समय? नया इस स्टॉक में काफी अच्छा पैटर्न था और अब देखें काफी समय से स्टॉक जो है ना काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है और टेक्निकली काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी है और नया यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है 913 के ऊपर। तो पहले तो जिन्होंने ऊपर ले रखा है यहाँ पर एवरेजिंग की राय है और टेक्निकली एक ब्रेकआउट 913 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें और 1010 1015 यहाँ लक्ष्य निकल के सामने आते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पर रखिएगा नज़र। स्टॉक में आपको अच्छी मूव दिख रही है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, बढ़िया बाउंस बैक के मूव में दिख रहा है। एक दो और आईटी काउंटर्स पर ही नज़र डालिए और कैश काउंटर देखिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर 10% ऊपर आपको इस समय सोनाटा सॉफ्टवेयर ट्रेड करते दिख रहा है, तो एक बड़ा बाउंस सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट में अभी अभी आया है। सुमित जी कोफोर्ज की अभी बात करी, बट सोनाटा देखिए सर 10% 11% ऊपर इस समय। बिल्कुल दीपांशु, सोनाटा के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम बना है और पिछले 4 दिनों के हाई आज एक दिन में ही स्टॉक ब्रेक कर रहा है। 830 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी तो अभी नहीं बनेगी क्योंकि बहुत बड़ा मूव देखने को मिल चुका है आज, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 800 810 के पास का लगाए। 830 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में ऊपर में 860 रुपए से लेके 875 रुपए तक का मूव मोमेंटम के तौर पे देखने को मिल सकता है और 900 रुपए तक भी ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन होल्ड करिए, ये है आपके लिए नजर सोनाटा सॉफ्टवेयर। कोई मिड कैप आईटी काउंटर जो धर्मेश जी आप भी देख रहे हो सर, फाइनली थोड़ा मूव आ रहा है। नैस्डैक में भी हमने देखा है 2-3 दिनों से आउट परफॉर्मेंस है, थोड़ा हमारे आईटी स्टॉक्स भी भारी पिटाई के बाद बाउंस बैक के मूड में दिख रहे हैं। आप कोई स्टॉक जो पसंद करते हो सर? जी दीपांशु, एज फार एज नैस्डैक इज कंसर्न्ड वो तो 10.5% अप है इस साल के लिए ऑन द इंडेक्स फ्रंट। इनफैक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है यूएस में आज। और टेक्नोलॉजी का एक जो जो एक पैरामीटर था कि वहाँ पे मंदी आएगी और इंटरेस्ट रेट हाइक से प्रॉब्लम आएगा, वो तो अभी तक इकोनॉमी में देखने को मिला नहीं। इकोनॉमी अभी भी वहाँ पर डेड हॉट है, चाहे वो वेज क्रिएशन का हो या बिजनेस एज यूजुअल हो। और जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके जो गाइडेंस है सब अभी तक मेंटेन्ड है, चाहे मार्जिन गाइडेंस हो या बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस हो, कहीं पर भी डाउनग्रेडिंग तो देखने को मिला नहीं है। सिर्फ एक्सेंचर ने जो अपना अपर बैंड का गाइडेंस 1% से जब उन्होंने अपनी अर्निंग्स डिस्क्लोज की तो उसको लोअर किया था। कमेंट्री जरूर थोड़ा सा सॉफ्ट था लास्ट क्वार्टर, तो इस क्वार्टर जब ये नतीजे देते हैं तो ये देखना है कि कैसा रहता है। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखिए तो सारी जो आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
बिकॉज दे आर ट्रेडिंग एट द मीन वैल्यूएशन मल्टीपल 10 साल के एवरेज में, और मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा जूस बनता है। तो मुझे वहाँ पर L&T Mindtree जो है मर्ज के बाद LTIM, वो काफ़ी बेटर बेट लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि एक अराउंड 150 से 200 बेसिस पॉइंट इनको मार्जिन की एफिशिएंसी आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मर्जर एंड क्रॉस सेलिंग, एंड इनका दोनों का जो बिजनेस वर्टिकल था, जो कैटर था, फोरे बढ़ जाएगा जो सेगमेंट्स पे ये बिजनेस अब अपने सॉफ्टवेयर का डिलीवर कर सकते हैं। सो अराउंड 5200 से 5400 के वैल्यूएशन के लिए 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से देखिए तो वहाँ पे एक स्कोप बनता है। करंट लेवल पर अराउंड 4700 30-40 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो निवेशक भी इसको बाई करके चल सकते हैं और ट्रेडर्स भी इसे बाई करके चल सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आईटी सेक्टर के लिए ये रहा है कि जो करेंसी स्टेबिलिटी आ गई है, सो वहाँ पे अभी कोई ज़्यादा करेंसी को लेकर के उठापटक नहीं होने वाली है, और जिस तरीके से यूएस बॉन्ड यील्ड में करेक्शन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक होता हुआ लग रहा है, तो इसका सीधा साधा एडवांटेज आईटी सेक्टर को मिलना चाहिए। सो आने वाले समय में आईटी एंड बैंकिंग ये दो स्पेस में अपसाइड के लिए काफ़ी लंबा ट्रैक्शन रहेगा। तो ये है आपके लिए कुछ मिड कैप आईटी काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है। RVNL, इस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। सुमित जी एक बार चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, हालांकि कई बार पहले भी डिस्कशन हो चुका है। ऑर्डर्स की बौछार आ रही है, 720 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए ये लोएस्ट बिडर ठहराया गया है। ये आपके लिए खबर आ रही है, 720 करोड़ का ऑर्डर RVNL लोएस्ट बिडर है उसके लिए। इस पूरे महीने हमने देखा है दमदार ऑर्डर्स आए इंफ्रा स्पेस के लिए। कुछ और भी मिड कैप इंफ्रा काउंटर्स हैं जिन पर हमारी नज़र बनी हुई है, बट RVNL, सुमित जी जरा इस पर राय दें एक बार। दिवांशु, चार्ट्स बढ़िया ही है। स्टॉक पिछले 15 से 20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब एक मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। 65 रुपए का इसके अंदर इमीडिएट सपोर्ट बनेगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। 70 रुपए का लेवल निकलने के बाद स्टॉक में अगले हफ्ते एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा, जिसके अंदर ऊपर में 75 रुपए से लेके 78 रुपए तक के लेवल RVNL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें, 65 का स्टॉप लॉस लगाएं। 75 से 78 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में RVNL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, 75 से 78 के लेवल्स, तो यहाँ से अच्छी मूव, 10% से ज़्यादा की मूव आपको RVNL दिखा सकता है। कोना एक्सप्रेसवे के लिए ये लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। कुछ और भी काउंटर्स हैं इंफ्रा स्पेस से जहाँ पर अच्छे ऑर्डर विन्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। धर्मेश जी से भी एक व्यू लेंगे, पर आइए एक बार HUL पर फोकस करते हैं, क्योंकि इस FMCG दिग्गज ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। क्या है इसके मायने और क्या बाकी FMCG कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं? आइए जानते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? तो डेफिनेटली दीप, खबरें ये हैं कि इन्होंने अपने खासकर डिटर्जेंट और जो खासकर डिश वॉश है उसके दाम जो है उसमें घटाए गए हैं। तो बेसिकली होम केयर का जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें दाम घटाए गए हैं, और दाम जो घटाए गए हैं वो करीब 10 से 25% के आसपास की कटौती जो है अक्रॉस इन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें किए हैं। हालांकि ये पहले बार नहीं है कि इन्होंने किए, इसके पहले भी किए थे, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि जो ग्रामेजेस है उसमें भी करीब 17 से 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इन्होंने की है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में महंगाई के चलते कीमतों में कंपनी ने लगातार बढ़ोतरी की थी और ग्रामेज बढ़ाया था, अब घटाया था, माफ़ कीजिएगा, और अब इन्होंने दाम घटा दिए हैं और ग्रामेजेस को बढ़ा दिया है। आपको मैं बताता हूँ क्या बढ़ा है और क्या घटा है। देखिए, 10 रुपये का जो रिन बार है उसका वेट पहले 120 ग्राम हुआ करता था, अब वो 140 ग्राम हो चुका है। सर्फ एक्सेल मैटिक, इसकी कीमत 220 से घटा के 199 कर दी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश 1 लीटर का जो लिक्विड है उसकी कीमत 205 से घटाकर 190। विम लिक्विड 185 ml का आता है, उसकी कीमतें 20 रुपये से घटा के 15 रुपये की है। और 30 रुपये का जो विम बार है उसके ग्रामेज 300 ग्राम से बढ़ा के 375 ग्राम के आसपास कर दिया है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये पहले बार नहीं है जब इन्होंने दाम घटाए हैं। अक्टूबर के महीने में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दाम घटाए गए थे करीब 5 से 15% के आसपास, और केवल HUL नहीं बदले गोदरेज कंज्यूमर जो है उन्होंने भी घटाए थे। और वो इसलिए था क्योंकि आपको याद होगा उसके पहले जब पाम तेल की लगातार कीमतें बढ़ रही थी, इसके लिए इन्होंने 8 से 15% के आसपास दाम बढ़ाए थे। अब जब पाम तेल की कीमतें गिर रही है, और केवल पाम तेल नहीं बाकी भी अगर आप देखेंगे जितने तेल है उनकी सबकी कीमतें गिरते जा रही है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। इस साल ही अगर आप देखेंगे हाई से लो से अगर आप देखेंगे तो पाम तेल की कीमतों में 14% की गिरावट आई है। पिछले 1 साल में हाई और लो के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 60% की गिरावट, और सिर्फ अभी का नंबर देखें तो 48% के आसपास की गिरावट आई है। तो इसको पास ऑन करने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी ने दाम घटाए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे कंपनी ने ग्रामेज जो है वो बढ़ा दिए हैं। नो डाउट एक स्ट्रैटेजी कंपनी की साफ समझ में आ रही है कि यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ पे पूरी तरह से फोकस करना चाहती है। इसके लिए अपने प्राइसेस घटाते जा रहे हैं ताकि फ़ायदा मिले कंज्यूमर्स को और वो उसको पास ऑन कर दे, लेकिन साथ ही साथ ग्रामेज बढ़ाते जा रहे हैं
ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो और ल्यूक्रेटिव और सेलेबल बन जाए। ये स्ट्रैटेजी एचयूएल की साफ समझ में आ रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि आमतौर पर देखते हैं वन ऑफ द टू स्ट्रैटेजीज इज अप्लाइड, या तो आप कीमतें घटाते हैं या फिर आप क्वांटिटी यहाँ जो वेटेज है वो बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का साथ में करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्लियरली इनपुट कॉस्ट के फ्रंट पर भी इनको राहत है और अब वो वॉल्यूम ग्रोथ जैसे आप कह रहे हैं ड्राइव करना चाहते हैं। और नेहा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अक्सर मैंने तो आज तक यही देखा था कि दाम घटाएं बढ़ाएं, जब हालत खराब होती थी तो ग्रामेज घटा देते थे, उसको कभी बढ़ाते नहीं थे। एग्जैक्टली क्योंकि वो एक बार हो जाता है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। आप मैगी को देख लीजिए, एक सामान हम खाते थे 100 ग्राम की मैगी 10 रुपए में, इतनी छोटी हो गई है, आज 70 ग्राम की 14 रुपए में मिलती है, लेकिन मैगी ने कभी अपना ग्रामेज बढ़ाया नहीं। एग्जैक्टली इन्होंने ग्रामेज बढ़ाया, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। इनफैक्ट यही एक ट्रेंड सेटिंग मूव है क्योंकि ये हमने होता हुआ नहीं देखा है। राइटली पॉइंटेड वरुण, और इस पर मैं एक चेक धर्मेश जी से लेना चाहूंगी। धर्मेश जी, जैसे कि आई रिपीट माई सेल्फ सेइंग कि कीमतें घटाते हुए हमने प्रोडक्ट्स में देखा है जहां तक कंपनी का सवाल है, लेकिन उसके साथ साथ एचयूएल ने ये जो साथ में ग्रामेज बढ़ाया है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। क्या अब ये ट्रेंड सेट होता हुआ गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे? बिकॉज एज वरुण राइटली पॉइंटेड, कमोडिटी की जो कीमतें हैं साल भर के टाइम फ्रेम में खासतौर से हम देखें तो बहुत मीटी प्राइस डिफरेंस यहां पर बनता दिखा है। आपको क्या लगता है? काफी इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज ये एक बात तो क्लियर कट बता रही है कि एचयूएल के पास एफएमसीजी सेक्टर में देयर इज अ प्रॉब्लम। उनको अपने जो माल है वो ग्राहक तक पुश करने में दिक्कत हो रही है। सो उन्होंने एक तो प्राइस भी घटाई है, एट द सेम टाइम उन्होंने जो वेटेज बढ़ाया है पर पैकिंग यूनिट का जो ग्रामेज बढ़ाया है, सो वो अपना इन्वेंट्री क्लियरेंस भी करना चाहते हैं यहाँ पर। ये तो क्लियर कट है। एंड मे बी इससे अगर थोड़ा सेल्स में इनको इजाफा मिलता है, वॉल्यूम ग्रोथ अगर मिलता है इनका, तो वहाँ पर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर इनको थोड़ा एडवांटेज जरूर हुआ। बट हैविंग सेड दैट, वहाँ पर आपको जैसा आप भी बता रही है कि वहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में इनको प्रॉब्लम आने वाली है। बट मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ट्रेंड सेटिंग नहीं है, एक समय के लिए जरूर टिक जाएगा। बट जब डिमांड वापस से आता है विथ गुड रूरल इनकम, सो दिस में अगेन गो फॉर अ चेंज। सो नॉट इसको ये कंसिडर करना है कि एक नया रूल बनने वाला है, अभी कहना आई मीन डिफिकल्ट है। बट अलार्मिंग फॉर एफएमसीजी कंपनीज, बिकॉज आप दोनों एंड पे माल पुश करने के लिए आप एडवांटेज देना चाह रहे हैं कंज्यूमर्स को। सो कहीं ना कहीं डिमांड की वीकनेस को ये दर्शाता है। सो मैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ स्केप्टिकल वे में से देखना चाहूँगा। सो स्टे अवे फ्रॉम आई मीन एफएमसीजी कंपनीज लाइक एचयूएल फॉर कुछ समय के लिए। रमेश जी, जिनके पोर्टफोलियो में है उन्हें आप क्या कहेंगे? अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या आप वेट एंड वॉच प्रेफर करेंगे? देखिए, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और उसका एक सीधा साधा कारण ये रहा है कि अभी तक जितने भी फॉरकास्ट आए हैं मानसून के, वो थोड़ी बहुत सुफा की तरफ, वीक मानसून की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर वैसा रहा और जिस बैकड्रॉप से हम लोग आ रहे हैं, रूरल इनकम घटती हुई नजर आ रही है, सरकार को मनरेगा वेजेस भी बढ़ाना पड़ा 7 रुपये से 26 रुपये करके टू सपोर्ट द रूरल इंडिया, तो वहाँ तो एक क्लियर कट दिक्कत दिख रही है। बट अगर आप निवेशक हैं, आपका नजरिया 2-3 साल का है, तब एचयूएल जैसी कंपनी को बेचने का भी कोई पॉइंट नहीं है। ये 4-6 महीने का एक पासिंग फेज है, तो 1-2 क्वार्टरली अर्निंग पर डिप हो सकती है। बट 2-3 साल के नजरिए से तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी के बिजनेस में कोई स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है। सो दैट इज बिजनेस एज यूजुअल। एक सिक्लिकल डिप है, वहाँ पर ट्रेडर्स के लिए थोड़ी तकलीफ है, बट निवेशकों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। ओके, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट बुक करने का समय जरूर आ रहा है और इस समय फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। लेकिन निवेशक हैं, 1-2 साल का या उससे ऊपर का नजरिया है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी बीच बिगुल एक हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताइए। खरीदारी करनी है डिक्सन टेक, इसके फ्यूचर्स में करंट लेवल है लगभग 2860-2865 के जोन में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2830 के नीचे का। पहला टारगेट रहेगा 2940 और दूसरा टारगेट रहेगा 3000 का। और ये मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में टारगेट हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। डिक्सन टेक में एक बाजार के लो बनने से पहले ही अपना लो बना लिया था और अपने जो हायर लो था उसको यहाँ पर होल्ड कर रहा था। और अब यहाँ पर आज के सेशन में ना केवल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि 3000 की स्ट्राइक की कॉल में ऑलरेडी सीरीज के पहले ही दिन अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ एक पोटेंशियल इंट्राडे चार्ट्स में डबल बॉटम बनता हुआ भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को 3000 के पार ले जाने का पोटेंशियल रखती है। तो डिक्सन टेक में खरीदारी करके चलने की सलाह है।
सिंटेक पे करे फोकस, पहले 2940 एंड इवेंचुअली 3000 तक का लक्ष्य छूने का दमखम ये रखता है। ट्राइडेंट इसी बीच हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के पास है, 5.5% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सुमित जी, इस समय कोई राय? पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम तो बना हुआ है और ऊपरी लेवल पे सस्टेन भी कर रहा है। 30 रुपए इसका इमीडिएट टारगेट मान ले और 30 रुपए का लेवल निकलने पे मोमेंटम और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल 30 रुपए तक का ही मूव मान के चले। और नीचे के अंदर इसका जो सपोर्ट बन रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 26 रुपए 25 पैसे 26 रुपए 50 पैसे के आसपास का बन रहा है। तो 26.25 26.50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। 30 रुपए तक का मूव, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10% तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिले। 10% का मूव वहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। इस समय मूव बढ़िया आ रही है और कई सारे और कैश काउंटर्स भी हैं जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक इजी ट्रिप प्लानर्स है, जरा इसको देखिए, 10% ऊपर ये काउंटर दिख रहा है। ज़बरदस्त मूव इस पर आई है। किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर आपको 5-6% की मूव दिख रही है। मैक्रोटेक की अभी नया बात कर ही रही थी, 7% ऊपर ये काउंटर है। पतंजलि फूड्स 5% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर हमने बात करी 10% ऊपर था। एचएलई ग्लासकोट 12% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूवमेंट आ रहा है। पीएनबी हाउसिंग, ये भी एक काउंटर है, हमारे रेडार में आया है। इसका राइट्स इशू आ रहा है, आई थिंक अगले हफ्ते राइट्स की एक्स डेट भी है, उसका एडजस्टमेंट भी होगा। यहाँ पर भी आपको एक्शन दिखेगा। तो कैश काउंटर्स पर रखिए नजर, जबरदस्त मोमेंटम में आ रहे हैं। इस बीच आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, फुल फॉर्म में हिमांशु जी, बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं। आइए बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, अभी धर्मेश जी ने स्टॉक का जिक्र किया था और इनफैक्ट टेक्निकल पैरामीटर्स पर ये बहुत ही स्ट्रांग एक ब्रेकआउट की कगार पर है। स्टॉक है L&T माइंट्री, LTIM जिसका टिकर है। स्पॉट लेवल्स है लगभग 4740 750 के आसपास और फ्यूचर्स में 4770 के आसपास के करंट लेवल स्टॉक के हैं। दीप, मुझे लगता है कि ये कुछ ही सिलेक्ट मिड कैप आईटी स्टॉक्स या इवन मेजर आईटी स्टॉक्स हैं जो अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं F&O स्पेस में जिनमें मोमेंटम एकदम ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। और L&T माइंट्री का चार्ट हूबहू वैसा ही है। ऑन द टॉप ऑफ दैट एक यहाँ पर पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और 4800 के ऊपर जैसे ही फ्यूचर्स में स्टॉक निकलेगा, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट ट्रिगर होगा जिसमें 200 से 250 रुपए तक की अपमूव स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो L&T माइंट्री में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4730 के नीचे का, थोड़ा सा 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4920 और 5000 रुपए तक के पोटेंशियल ब्रेकआउट की तैयारी कर चुका है। तो इनफैक्ट ये अगले हफ्ते के लिए मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक के तौर पर भी L&T माइंट्री में ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, तो पिक ऑफ द वीक भी आप इसे मान लीजिए, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड चाहे तो वो मान ले, बट हाई कन्विक्शन कॉल आ रहा है बेसिकली हिमांशु जी की तरफ से और 5000 की तरफ बढ़ रहा है LTI माइंट्री। अभी धर्मेश जी के भी रेडार पर आया था ये काउंटर। तो मूव जो आई है बाउंस बैक की, पूरा फायदा LTI माइंट्री उठाएगा। PI इंडस्ट्रीज, इस पर भी एक्शन है, लंबे समय बाद ये स्टॉक रेडार पर आया और वागले साहब भी इसे ट्रैक करते हैं। वागले साहब 3% ऊपर PI इंडस्ट्रीज दिख रहा है। अभी एक थोड़ा स्पाइक भी दिखा था इस काउंटर में, जरा देखें सर। दीपांशु, पैटर्न अच्छा बना है, हालांकि आज 3-3.5-4% के आसपास ऊपर है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, ब्रेक कर रहा है। करंट भाव 3050 के आसपास है। पोजिशनली यहाँ पर लिया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा 2985 2980 का, लेकिन मेरा मानना है ये कुछ दिनों में 3180 3200 तक भी जा सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा खासा मैच होगा। ओके, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मैच होगा थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर। वागले साहब को भी इस पर मूव दिख रही है। तो PI इंडस्ट्रीज ये काउंटर होना चाहिए, आपके रेडार पर एक्शन दिखा सकता है। एक्शन में शुगर काउंटर्स भी हैं। एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट देखिए, सुबह हमारे रेडार पर भी आया था, तब करीब 3.5-4% ऊपर था, अब 5.6% ऊपर आपको बलरामपुर चीनी दिख रहा है। तो सुबह से ही बढ़िया मोमेंटम में है। बाकी शुगर स्टॉक्स में भी थोड़ी मूव आ रही है, बट क्या है ट्रिगर शुगर के लिए, आगे रहने जाने वाले समय के लिए क्या कुछ बातें हो सकती हैं, एक बार समझते हैं इसके बारे में। आशीष है हमारे साथ। आशीष, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, अगर आप देखें तो यूएस में जो रॉ शुगर के फ्यूचर्स हैं इसमें 22 सेंट के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। काफी अच्छा चार्ट है, वीकली और मंथली दोनों चार्ट्स पर देखें तो ब्रेकआउट की स्थिति है। सबके रडार पर आ रहा है अब रॉ शुगर का चार्ट और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो रॉ शुगर में तेजी आ रही है इसका प्राइमरी रीजन है कि ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स माने जा रहे हैं। थाईलैंड और भारत जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं ग्लोबल सप्लाई के लिहाज से, दोनों में ऐसा अनुमान है कि इस साल आपको जो है
यहाँ पर प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। साथ में जो नंबर 1 है ब्राज़ील, यहाँ पर देखिए उत्पादन तो ठीक ठाक होगा लेकिन हार्वेस्टिंग वहाँ पर थोड़ी सी डिले हुई है, तो सप्लाई बाजार तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो शुगर है, क्योंकि यहाँ पर शुगर से एथेनॉल बनता है सभी जानते हैं, तो शुगर, एथेनॉल और साथ में अगर आप देखें तो क्रूड, यहाँ पर एक काफ़ी पॉजिटिव कोरिलेशन देखा जाता है कि जब भी क्रूड में तेज़ी आती है साथ में शुगर और एथेनॉल भी आपको तेज़ी देखने को मिलती है। और इसी का एनालिसिस हमने करके देखा और काफ़ी टाइम से अगर आप देखें तो बिल्कुल साथ में ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस महीने निचले स्तर से कच्चा तेल करीब 12% रिकवरी दे चुका है और रॉ शुगर में भी आप देखें तो 8% की तेज़ी आ चुकी है। और इसका कंफर्मेशन भी करके अगर हमने देखा चार्ट्स पर, तो 1 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप क्रूड को और साथ में यूएस के शुगर को साथ में प्लॉट करके देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट्स पर आपको करीब 0.78 का जो कोरिलेशन है वो निकल कर आएगा। यानी काफी हद तक जो है साथ साथ चल रहे हैं 1 घंटे के चार्ट पर। हालांकि डेली और वीकली पर देखें तो स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, लेकिन आर्ली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो कोरिलेशन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यूएस के जो रॉ शुगर फ्यूचर्स है यहाँ पर बड़ी तेजी आ रही है और स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ से दाम और सुधरने की पूरी गुंजाइश है? एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है दीपांशु, मैं समझना भी चाहता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ पे तो अभी तक एक्सपोर्ट लिमिट लगी हुई है, हाँ। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर उत्पादन भी ठीक ठाक नहीं होगा, इन्फ्लेशन के कंसर्न हमारे भी हैं, तो अगर एक्सपोर्ट ही ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो जो फायदा कैसे करेंगे? बट आई थिंक उन जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, आई थिंक 10 मिलियन टन का 10 मिलियन टन, आई थिंक उस पर बेहतर मार्जिन से नहीं मिलेंगे, उस पर बढ़िया मार्जिन, बेहतर मार्जिन। और अगर शॉर्टफॉल है ग्लोबली तो फिर इंडिया के प्राइसेस में भी कितना करेक्शन होगा। एग्जैक्टली, अब वहां पर भी अच्छे, बस यही बात है आई थिंक देखनी पड़ेगी कि कितनी इन्वेंट्री कैरी ओवर होती है। बट अगेन अगर शॉर्टफॉल होने वाला है तो शायद वहां से भी प्रॉब्लम नहीं मिले। बट फिलहाल लग रहा है कि एक अच्छा आउटलुक हो सकता है। वैसे धर्मेश जी से भी उनका एक्सपर्ट भी ले लेते हैं। धर्मेश जी, कैसे समझा जाए सर, इंटरनेशनल प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट हमारे पास तो एक्सपोर्ट लिमिट है। देखिए दीपांशु, यहाँ पे तो 2-3 बातें अभी बताया भी उन्होंने कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण प्राइसेस बढ़ी है। ब्राजील इज वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, और ये प्राइस जो 10-12% को यूएस मार्केट में शुगर प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका ये मुख्य कारण था। जहाँ तक भारत का और थाईलैंड का शुगर प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है वो तो डिपेंड करता है मानसून पर। अगर मानसून खराब हुआ तब होगा, पिछले साल का हार्वेस्टिंग तो हो गया। वहाँ पर जितनी जानकारी मेरे पास है, इंडिया में तो ऐसी कोई शॉर्टेज होने वाली नहीं है, बिकॉज मानसून भी नॉर्मल रहे थे और हार्वेस्टिंग भी नॉर्मल रहा है। अब ईल्ड कैसा रहता है, रिकवरी रेट जो है 12% रहता है, 12.5 या 14 रहता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 1-2 मिलियन टन का वहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया में एडवांटेज ये है कि आप इथेनॉल और वो भी एक प्राइस का इनको एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज एथेनॉल इज द ओनली सेगमेंट जहाँ से शुगर कंपनी पैसा बना रही है। अगर सिर्फ चीनी बेच के आप देखेंगे तो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन हार्डली 0.5 to 1% के आसपास रहती है। इथेनॉल के थ्रू ही इनको इनके बैलेंस शीट में और पीएनएल में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो वो तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर ये माहौल बना रहा तो 10-15% का और प्राइस स्टॉक प्राइस में इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो डराने वाली बात उन्होंने बताया कि क्रूड प्राइसेस और शुगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं। सो ये लोअर लेवल से तो बाउंस बैक क्रूड में जो देखने को मिला, बट अगर क्रूड यहाँ से 15-20% की तेजी में आता है तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वापस से एक बार हम लोगों के लिए आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन उस हिसाब से घटा नहीं जिस हिसाब से घटना चाहिए। तो फूड इन्फ्लेशन विद फ्यूल इन्फ्लेशन इस माहौल में जो जस्ट हम लोग वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में वो एक थोड़ा सा डरावना सिनेरियो बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये होगा नहीं, क्रूड इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए। और ट्रेडिंग बम के लिए आप जरूर एक बार खेल सकते हैं। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर एक अच्छे बेट लगते हैं, बट 10 से 12% से ऊपर का मुझे नहीं लगता स्टॉक प्राइस में यहाँ से कोई खास इजाफा होने वाला है। तो ये है आपके लिए शुगर स्टॉक्स। कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं आएगा बट ठीक ठाक स्पेस है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नेहा जो मैक्रोटेक की बात कर रही थी, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज को पुल अप करी, तो मैक्रोटेक तो 6% ऊपर है। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, कोल्टे पाटिल आता है, कीस्टोन रियल्टर्स इसमें आ जाता है, शोभा के भी कुछ प्रोजेक्ट्स अब आ चुके हैं, ब्रिगेड भी है जिनकी प्रेजेंस है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स, एम्बेसी रीट आ जाता है आपके लिए। इन पर आपको खास फोकस रखना है क्योंकि महाराष्ट्र के जो रेडी रेकनर रेट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एसेंशली ये सरकार की तरफ से रेफरेंस रेट्स तय किए जाते हैं और फिर इसके बेसिस पर आप स्टैम्प ड्यूटी और बाकी एक्शन भी देखते हैं और बाकी डेवलपर्स भी इसी बेसिस पर फिर अपने फ्लैट्स की बिकवाली करते हैं। ऑफकोर्स उस पर एक प्रीमियम होता है और फिर जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं उससे ज़्यादा फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी और वो भी बढ़ता है। तो रेडी रेकनर रेट्स में
कोई बदलाव नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। तो एसेंशली फ्लैट खरीदारी में ओवर एंड अबव जो आपका खर्चा होगा वो एटलीस्ट एक लिमिट में रहेगा, तो शायद उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं। वैसे तो आज एक बाउंस बैक का डे है, बट जो स्पेसिफिकली आधे एक घंटे में जो आपने महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स में मूव देखी है, जो आपकी क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है, वो इसी की वजह से आती हुई दिख रही है। और इससे ये सारे स्टॉक्स भी एक्शन में हैं जो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार धर्मेश जी इस पर भी अपनी राय दे दें सर। रेडी रेकनर रेट्स में इस साल के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो होम बायर्स के लिए एक तरह से रिलीफ ही माना जाएगा। बिल्कुल दीपांशु, ये जो टैक्स आउटगो देते हैं आप स्टैंप ड्यूटी पे, वहाँ तो एक मतलब बढ़ के नहीं आएगा। जो रेडी रेकनर रेट है जो चल रहा था उतना ही आपका आउटगो रहेगा, तो वो तो एक एलिमेंट फ्रीज हो गया। दूसरा, प्रीमियम सेगमेंट जो रियल्टी का था वो काफ़ी अच्छा कर रहा था, वहाँ पे तो ट्रैक्शन आ गया था। और माना ये जा रहा था कि जो लोअर इनकम और मिड इनकम सेगमेंट वाले लोग हैं हाउसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहाँ पर भी बड़ा ट्रैक्शन आएगा। बट वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ गए। जो 7.5 से 8% के आसपास हाउस लोन का इंटरेस्ट रेट होता था, अभी 10.2 10.5 के आसपास आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन, और शायद मार्केट भी ये मान के चल रहा है कि इन्फ्लेशन अब यहाँ से कंट्रोल में आ जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक है वो भी लास्ट लेग पर आ चुके हैं। मे बी 25 बेसिस पॉइंट और आ जाए तो आ जाए, वो भी मुझे नहीं लगता कि आएगा इस आरबीआई पॉलिसी में, बट आ भी गया तो वो एक इसका अंत रहेगा। यहाँ से फिर रेट नीचे ही आने वाले हैं। सो उस नज़र से अगर देखें तो बाइंग तो बाद में होगी, जब रेट घटने लगेंगे तो फिर बायर इंटरेस्ट आ जाएगा, और तब तक इनके इनकम लेवल भी, थोड़ा पैसे भी इकट्ठा हो जाता है फ्लैट खरीदने के लिए, उसका भी एडवांटेज रहेगा। बट जो स्टॉक्स में है उसमें मूवमेंट आ जाएगी। जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर्टी डीलर्स जो बॉम्बे में हैं या फिर दिल्ली के, उनसे जो बात होती है तो इंक्वायरीज काफ़ी आ रही है उनके पास, बट मिड सेगमेंट एंड अफोर्डेबल सेगमेंट में अभी वो इंक्वायरी सेल्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। बट उनका ये मानना है कि थोड़ी सी क्लैरिटी और होगी कि यहाँ से ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी तो ये सेल्स में कन्वर्ट होने लगी। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक अच्छा सा बिट स्वीट स्पॉट पे नीचे से थोड़ा चला है, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी में है। तो ऐसे नजरिए में मैक्रोटेक डेवलपर्स आज चल रहा है, लेकिन ओबेरॉय रियल्टी काफ़ी अच्छा बिक रहेगा जो बॉम्बे बेस्ड डेवलपर है, डीएलएफ, ये दो आप एक टॉपिक लेके यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, बोथ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज निवेश के नजरिए से। तो रियल एस्टेट स्पेस है वो अब ऊपर जाने की तैयारी में है, मतलब तेजी दिखाने की तैयारी में है, और ओबेरॉय डीएलएफ, ये दो स्पेसेस हैं जो फिलहाल धर्मेश जी को पसंद आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कॉन्कोर, यहाँ पर दिन के उच्चतम स्तर के पास हो रहा है कारोबार, कुछ स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनती दिख रही है। सुमित जी, इस समय कोई सलाह? एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलने का सलाह रहेगा। कॉन्कोर के अंदर एक गिरावट के बाद पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, और लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक भी हुए हैं, और मार्केट्स में भी मजबूती लग रही है। 580 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर 600 से 610 रुपए तक का मूव अगले हफ्ते में कॉन्कोर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 570 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 600 से 610 तक का मूव कॉन्कोर में बाउंस बैक के तौर पे 2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है, भी जा सकता है। और अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें, टिके रहें। यहाँ पर 570 580 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के 610 तक के टारगेट्स यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट एक और स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, इसने अपने आप को ऊपरी स्तर पर आज दिन भर बरकरार रखा है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ट्स में बनी हुई है। हिमांशु जी, इस समय चार्ट्स पे कोई सलाह होगी इंटरग्लोब एविएशन? एक सेकेंड, एक अच्छी गिरावट के बाद मैं कहूंगा कि एक रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, और जिस जगह से ये रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म करेक्शन स्टॉक ने पूरी कर ली है। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेड लेने की बात है या फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करने की बात है, तो मुझे लगता है 1920 1925 स्पॉट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और अगर मंडे के सेशन में या नेक्स्ट वीक ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव की शुरुआत हो सकती है, और स्टॉक आने वाले दिनों में 1975 से 2000 की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। तो मुझे लगता है 1920 एक क्रूशियल लेवल है वॉच आउट करने के लिए, उसके ऊपर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो 1920 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा इंटरग्लोब एविएशन, इस पर रखनी है नजर। इस बीच एक बार निफ्टी का चार्ट पुलअप करिए, ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है आपके लिए निफ्टी पर। लंबे समय बाद इतनी कन्विंसिंग अप मूव आप इंडेक्स पर देख रहे हैं, बट एसेंशियली 300 पॉइंट की मूव आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 17,380 का लेवल अभी अभी बाजार ने क्रॉस किया है, तो जबरदस्त एक्शन आज का बाजार आपको दिखा रहा है। और हर लेवल पर सुबह से देखिए अच्छा गैप अप हुआ,
हल्की फुल्की गिरावट आई, बट उसके बाद जो रिकवरी रही है, हर लेवल पर आप बाजार को ऊपर ही जाते हुए देख रहे हैं। कहीं से भी फिर वहां पर बाजार ने आपको दोबारा चांस नहीं दिया है नीचे की तरफ एंट्री लेने का। बट अगर आपने किसी भी लेवल पर थ्रू द डे खरीदारी करी है तो आप अच्छी गेंस में ही बैठ रहे हैं। 17,205 का आज लो बना है, वहां से भी अगर आप देख लीजिए तो ऑलमोस्ट अब आपको 200 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन इस बाजार ने आपको थ्रू द डे दिया है और आईटी का योगदान जबरदस्त रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों ही ऊपर हैं और दिग्गजों की बात करें तो इसमें एचयूएल और रिलायंस भी आप जोड़ दीजिए और आईसीआईसीआई बैंक भी जोड़ दीजिए। इन सभी दिग्गजों का एक बढ़िया सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। फ्रेश खरीदारी अभी आईटी में आपको होती हुई दिख रही है। इन्फोसिस डेज हाई पर आ रहा है इस समय। वागले साहब, इन्फोसिस पर भी एक बार बात कर ली जाए। सुबह से ही आईटी का योगदान अच्छा है। इन्फी का चार्ट क्या कहता है सर? 1430 का लेवल, ऑलमोस्ट 3.25% ऊपर इस समय। दीपांशु, ये सवाल मुझसे है? वागले साहब आपसे। इन्फोसिस। ओके, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। दीपांशु, मुझे लगता है बाउंस बैक काफी अच्छा है। गैप से एक तो खुला है और सस्टेन हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 1450 के आसपास है उसको ये अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बाय नहीं करूंगा, थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करूंगा, या तो फिर 1450 निकाले, 1445 टू बी प्रिसाइज। ये स्टॉक मुझे लगता है 1500-1520 तक जा सकता है। 1500-1520 की तरफ जा रहा है इन्फोसिस, इस पर रखिए नजर। वागले साहब, कॉल भी है सर आपका? दीपांशु, बीटीएसटी है। आइए बिल्कुल, वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं ये 4800 ब्रेक होने के लिए वेट कर रहा था। LTIM अभी करंट भाव 4798 है। मुझे लगता है 4800 के पार निकलेगा। मुझे लगता है एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। एक कम से कम 50 से 60 रुपए की मूव आपको मंडे को मिलनी चाहिए। और ड्यूरिंग द वीक, हिमांशु जी ने कहा है, वैसे मेरा भी मानना ये 5000 तक जा सकता है अगर पूरे वीक की बात करेंगे तो करंट भाव पे 4800 अभी निकाल रहा है। एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 4760 का, और पहला टारगेट 4860, 4870, दूसरा टारगेट 5000 ये वीक का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए एलटीआई माइंड ट्री कंसेंसस व्यू हिमांशु जी और वागले साहब के बीच बन रहा है। 5000 के पोजिशनल टारगेट्स वागले साहब के भी आ रहे हैं, बट फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 3860 ये आपके लिए टारगेट बनेगा। बाय द वे, हिमांशु जी के रिकमेंडेड लेवल से भी करीब 20 रुपए ऊपर है। अभी 4780 के लेवल पर हिमांशु रिकमेंड कर रहे थे, 4800 फ्लैट पर इस समय काउंटर ट्रेड कर रहा है। जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय। पहले तो बधाई, गुड आफ्टरनून। 17,250 के आसपास था निफ्टी, उससे इनफैक्ट आई थिंक थोड़ा नीचे ही था जब आपने 17,350 का कॉल खरीदवाया था, तब आउट ऑफ द मनी दिख रहा था, अब डीप इन द मनी हो गया है। जरा अपडेट दें इस पर और फिर बताएं क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू नेहा। डेफिनेटली दीप, उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं एंड आई एम श्योर वहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया रहेगा। दीप 17,500 का व्यू था, बिकॉज मैंने जो आपको बताया था कि वो 300 पॉइंट की जो रेंज है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, तो स्ट्रेट अवे टारगेट 17,500 का आता है। लुकिंग एट द करंट मोमेंटम और जो हिसाब से डेटा बन रहा है, 300 पॉइंट तो निफ्टी ऊपर हो ही चुका है, उस लिहाज से मुझे अब लगता है कि 17,600 650 की तरफ निफ्टी जा रहा है, नॉट 17,500। एंड इसीलिए 17,600 का कॉल खरीदने की मैं सलाह दूंगा। अब ये वीकली एक्सपायरी की नहीं, उसके बाद वाली एक्सपायरी का 13 अप्रैल की एक्सपायरी का आपको थोड़ा समय मिलेगा दीप। ट्रंकेटेड वीक फिर से है एंड अगर मार्केट इतने तेज़ मूव के, इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अगर थोड़ा भी फ्लैट हो जाता है, पुट ऑप्शंस तो खरीदने का सेंस नहीं बनता बिकॉज ओवरसोल्ड रीडिंग्स है। सो ये आप खरीदे 59 पर मिल रहा है, इसको खरीदना है आपको। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस दीप लगाना होगा वो 12 रुपये का रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो 59 पर खरीदे, 17,600 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, 13 अप्रैल की एक्सपायरी का 12 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाए। 107 और 133 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है।
दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 अप्रैल तक आपको समय भी अच्छा मिल जाएगा, 2 वीक का मिल जाएगा, डिस्पाइट ट्रंकेटेड वीक, 2 दिन की छुट्टी है नेक्स्ट वीक, फिर भी आपको समय मिलेगा। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट भी किया इसके स्ट्रॉन्ग मूव के बाद या थोड़ा बहुत रिटेस्ट भी करता है लोअर लेवल्स पर, सो आपका इतना थीटा डीके नहीं होगा इसमें, बिकॉज यू हैव टाइम इन योर हैंड 2 वीक्स का। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है, कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट वीकली ट्रंकेटेड वीक एज वेल एंड आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव ऑन। जो हिसाब से शॉर्ट कवरिंग थी अब स्टार्ट हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। बेस अब दीप मैं आपको बताता हूँ, जो सुबह मैंने बताया था 17,050 से 100 पर शिफ्ट हो चुका है। That base has been shifted comfortably to 17,200 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो ये अब आपका 17,200 का बेस बन चुका है और 17,600 के लेवल्स हैं। हालांकि अगली एक्सपायरी नहीं, जो आने वाली वीकली एक्सपायरी वो नहीं, उसके बाद वाली 13 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसके लिए 17,600 का कॉल खरीदना है। तो क्लियर कन्विक्शन दिख रहा है जयका, 17,250 के आसपास 17,350 का कॉल खरीदवाया था। अब थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ा दें क्योंकि अगले हफ्ते ट्रंकेटेड एक्सपायरी है, उसके बाद वाले हफ्ते की भी एक्सपायरी ट्रंकेटेड रहेगी, वहाँ पर आपको 17,600 का कॉल खरीद कर चलना है। 300 अंकों की तेज़ी वाला बाजार और हायर कन्विक्शन ही बन रहा है इस समय। इस बीच आज हम देख रहे हैं मंथ एंड है, क्वार्टर एंड है और इसके साथ साथ ही फाइनेंशियल ईयर एंड भी है। और जब जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है कई सारे बदलाव लेकर आता है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बदलाव हो रहे हैं, टैक्सेशन के लिहाज से, बजट में जो कुछ अनाउंसमेंट है वहाँ से, मार्केट के लिहाज से और बाकी भी। तो हमने सोचा कि एक और नई लिस्ट पेश की जाए, क्या कुछ बदलाव हो रहा है कल से जो लागू होने वाले हैं। और आशीष ये लिस्ट कंपाइल करके आए हैं हमारे लिए। आशीष बताइए कल से क्या क्या बदलने वाला है? देखिए ढेर सारे बदलाव होंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑप्शन मार्केट पर खास नजर रखनी है क्योंकि एसटीटी में जो दर है इसमें 25% ऑप्शन की सेलिंग पर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर फोकस रखना है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शनल चार्जेस होते हैं इसमें 4% की कमी आपको देखने को मिलेगी। काफी रिटेल ट्रेडर्स को शिकायत रहती है कि लगातार कि इनके ब्रोकर्स के जो सिस्टम है डाउन रहते हैं, जब जरूरत होती है तब सौदे जा नहीं पाते। तो इसको लेकर भी सेबी की तरफ से जो कदम है लिया गया है, इसको भी अब ये लागू हो जाएगा कि यहाँ पर अगर ग्लिच आती है तो 1 घंटे के अंदर ब्रोकर को एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी होगी और अगले 14 दिन में जो रूट कॉज है इसका भी पूरा एनालिसिस सेबी को सौंपना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्री में कुछ हलचल होगी। सबसे पहले आप देखिए BS6 के जो नॉर्म है ये इसके दूसरे चरण जो है वो लागू होते नजर आएंगे और 1 अप्रैल से 2023 से भारत एनकैप रेटिंग जो है वो लागू होगी। इससे पहले अगर आप देखें तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की जो रेटिंग है इसे हम लागू करते थे, लेकिन अब खुद हमारा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया होगा वो हमारे पास होगा। और साथ में अगर आप देखें तो 15 साल पुरानी जो सरकारी, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो गाड़ियां हैं, इनकी स्क्रैपेज होगी। तो ऑटो स्टॉक के साथ MSTC ये स्टॉक भी आप अपने रडार पर रखेंगे। गैस की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। टैक्स में ढेर सारे बदलाव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रीइन्वेस्टमेंट पर जो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 10 करोड़ की छूट है वो आपको मिलेगी। साथ में अगर आप देखें तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स है इनमें जो टैक्स के बदलाव हो रहे हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ऑनलाइन गेमिंग में जो जीता हुआ अमाउंट होगा जो आप जीतते हैं इसके ऊपर मैंडेटरी 30% का TDS आपको देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। पूरे देश भर में गोल्ड को लेकर बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी सिर्फ हॉलमार्किंग वाला सोना ही आपके पास बिकेगा। और अंत में देखिए 1 अप्रैल से डिजिटल वॉलेट में इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो भी लागू हो जाएगी और जो वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं 2000 के ऊपर से यहाँ पर मर्चेंट को 1.1% का चार्ज भी देना होगा। कई सारे बदलाव हो रहे हैं, चलिए इंटरेस्टिंग है, बट कुछ बदलाव जो होने वाले थे वो नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा जो आपका म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन था, जो डीमैट नॉमिनेशन था, दोनों ही लागू नहीं है। आधार पैन लिंकेज के लिए भी आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया है, बट जल्द से जल्द इसे खत्म कर दीजिए। एक्सटेंशन अभी मिला है, ज़रूरी नहीं हर बार मिले, और ये चीज़ आपको इवेंचुअली तो करनी ही पड़ेंगी, आपके हित में भी है, तो इसे जल्दी कर दीजिए। बट हाँ, कुछ और बड़े बदलाव हो रहे हैं। गैस प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो इस पर रखनी है आपको नज़र। शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच ये जो मूव आ रही है उसमें HUL का भी योगदान है। सुबह थोड़ा सुस्त दिख रहा था, अब 1% ऊपर HUL आपको आते हुए दिखा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा मोमेंटम स्टॉक ने अभी अभी पकड़ा है। देखते हैं ये एक्शन में आता है कि नहीं। टाटा कम्युनिकेशंस, थोड़ा भूल गए थे इस काउंटर को हम, ये भी वापस एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। सुमित जी जरा देखें सर, टाटा कॉम इसमें थोड़ा एक्शन है, उतना नहीं जितना बाकी स्टॉक्स में, बट ऑफकोर्स इसकी भी पिटाई हुई है। क्या कहती है इसकी चार्ट सर? पिछले 1 महीने के हाई लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। टाटा कॉम के अंदर मोमेंटम और बनेगा और ऊपर में स्टॉक 1260 का इमीडिएट टारगेट अचीव कर सकता है। 1260 का लेवल ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रांग होगा और फिर 1300 से 1325 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में, आने वाले दिनों में टाटा कॉम में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें।
नीचे के अंदर स्टॉक का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1225 1230 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो 1225 का इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। 1260 का लेवल टूटने के बाद 1300 से 1350 तक के लेवल आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 1300 1350 के लेवल्स आ सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस पर रखिए नजर, इस महीने के हाई पर आपको आते हुए दिख रहा है काउंटर। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज आज लीडरशिप इसी ने दिखाई है फ्रॉम द फ्रंट। सुबह से ही एक्टिव रहा है, सुबह से ही बड़ा योगदान इस काउंटर का रहा है। 100 रुपए की तेजी आपको रिलायंस में दिखी है। ऑफकोर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका डीमर्जर होने वाला है कंपनी के लिए, 2 मई को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की बैठक बुलाई है। इस पर अप्रूवल लेने के लिए 1:1 का डीमर्जर होगा। तो रिलायंस के एक शेयर के सामने आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर मिलने वाला है। धर्मेश जी, रिलायंस वैसे तो पिछले 1-2 महीने से काफी ज्यादा पिटाई हुई है रिलायंस की। इनफैक्ट बाजार की गिरावट का एक योगदान रिलायंस का भी था, आज रिवर्सल में भी इसका बड़ा योगदान है। कैसे देखते हैं सर इसे? पॉजिटिव है। रिलायंस में इनफैक्ट 5 बिजनेस वर्टिकल हो गए हैं कि रिफाइनरी का हो गया, ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी जिसको आप बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जब ये प्रोड्यूस करने लगेंगे गैस से तो वो एक रहेगा। तीसरा जियो का प्लेटफॉर्म है, रिटेल का प्लेटफॉर्म है और फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है। तो ये वैल्यू अनलॉकिंग ये प्रोसेस अभी 3-4 साल तक ये चलती रहेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप है। और जिस तरीके से इन्होंने बिजनेस डेवलप किया है, चाहे वो जियो का हो या रिटेल का हो, 3 साल पहले थोड़ी शक होती थी लोगों को एनालिस्ट कम्युनिटी में भी कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट अभी ये बेटा में काफ़ी बड़ा योगदान आने लगा है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा आगे चल करके। सो वेरी गुड वैल्यू बाई। देखिए ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, न्यूज़ फ्लो बेस्ड भी होता रहता है, बट इन्वेस्टर के अगर लिहाज से आप देखिए, अगर 3 साल का आपका नजरिया है तो मुझे तो लगता है यहाँ से ये डेवलपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफ़ी बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल इसके अंदर है और वहाँ पर फिर जियो एंड रिटेल की प्रॉफिट्स भी बहुत जोर से इस पर आने लगेगी। सो पोर्टफोलियो में तो आपके जरूर होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के। पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है और स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम है। आज बाजार की तेज़ी में भी इसका अच्छा योगदान रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसा जाता है। सुमित जी के पास चलते हैं, इनकी एक और कॉल है तैयार। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बैंकिंग स्टॉक के बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स, इनके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और अब जाते जाते जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है, उसका भाव चल रहा है 1265, 1266, 1266। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर क्लोजिंग आवर्स में मोमेंटम बन रहा है, तो अगले हफ्ते में इसको बीटीएसटी के तौर पे लेके काम कर सकते हैं। अगले हफ्ते में इसमें एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनना चाहिए। 1240 इसके अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगा है। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि बजाज फिनसर्व में यहाँ से इस बाउंस बैक में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1300 रुपए से लेके 1325 रुपए तक का मूव बजाज फिनसर्व में ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। 2-3 दिनों के लिए खरीदारी करें 1240 के स्टॉप लॉस से 1300-1325 के टारगेट्स के लिए। बजाज फिनसर्व का खरीदारी करें, इस पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। देखते हैं, स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। मुथूट फाइनेंस, जरा इसके चार्ट पर भी एक बार राय लें। आई थिंक वागले साहब अगले हफ्ते बोर्ड बैठक है, डिविडेंड को लेकर कंपनी विचार करने वाली है। रिसेंटली थोड़ा एक्शन में भी आए थे ये सारे काउंटर्स। गोल्ड फाइनेंस लेंडर्स, इनकी इन्वेंट्री की वैल्यू ऊपर चली गई थी जिसके सामने ये लोन्स देते हैं। मुथूट मनप्पुरम दोनों ही एक्शन में रहे थे। जरा एक बार चार्ट देखें सर मुथूट के। दीपांशु, समाओ मनप्पुरम में जो स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, जो तरह से 110 112 से बाउंस होके 120 के भी पार निकल गया, वो स्ट्रेंथ मुथूट में नहीं दिखती है। मुथूट 985 के ऊपर जब तक नहीं निकलता इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अभी 965 है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये 940 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं करेगा। 940, 960, 65 ये रेंज में है। 65 के पार निकलेगा 1020 तक की मैं बात करूंगा। और दोनों में चूज करना है तो मुझे मनप्पुरम में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। तो मनप्पुरम ज्यादा बेटर लग रहा है मुथूट के सामने वागले साहब को, बट एक्शन में तो दोनों काउंटर्स ही आपको दिखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज में भी थोड़ा मूव आ रही है, इसको भी रखिए नजर। देखते हैं थोड़ा एक्शन दिखाता है कि नहीं। थोड़ा हल्का सब बाजार ऊपर से नीचे आया, वो लाजमी भी है। इतनी अच्छी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर आपको आती हुई दिख भी सकती है। बट एक दो मिड कैप बैंक्स में भी आज थोड़ा एक्शन दिखा है। बंधन बैंक काफी एक्टिव हुआ है, इन्होंने कुछ एनपीएस की बिकवाली भी करी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, हालांकि भारी भरकम डिस्काउंट पर है, बट एनीवे रिटर्न ऑफ थे तो वहां पर थोड़ी बहुत तो रिकवरी इनकी होगी। हिमांशु जी, बंधन बैंक 200 तो क्रॉस नहीं किया, बट आज थोड़ा बाउंस बैक जरूर आया सर। बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है एक्चुअली, और बड़े चार्ट्स पर एक्चुअली एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हमने लास्ट वीक इसमें देखा था
और बाजार में तेजी के साथ साथ कुछ शायद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कोई खरीदारी के लिए तो अभी कोई बहुत ही जल्दबाजी है, किसी तरह का कोई चार्ट पर ट्रिगर नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरी ये सलाह रहेगी कि शॉर्ट करने के लिए भी थोड़ा सा स्टॉक में और उछाल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सिर्फ मैं इसको एक टेक्निकल पुल बैक या रिकवरी देखूंगा एक बड़ी गिरावट के बाद। ओके, बंधन बैंक बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है और वो पुल बैक आपको आते हुए दिख भी रहा है। बंधन पर भी रखें नजर। एक और मिड कैप बैंक से आरबीएल पर भी रखें नजर, वहां पर भी आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, ये भी काउंटर एक्टिव रहेगा। आइए, जय की तरफ से एक कॉल भी है तैयार, जय का जैकपॉट बिगुल। बताएं जय। जी दीप, बैंकिंग में आज एक अच्छा मूव फिर से देखने मिला है हमें, एंड 40,500 के ऊपर गया। उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट क्लोज आने को ही है। टच 40,690, तो 40,500 के ऊपर ही क्लोज आने को है। विद दैट, जैसे मैंने सुबह बताया था कि पिक ऑफ द सीरीज़ मेरा SBI है दी, एंड उसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। बट देन बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छा आपको मोमेंटम आते हुए देखने मिल रहा है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में खरीदने की मेरी सलाह है। यहाँ पे 169.60 के रेट से दीप इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है दीप थोड़ा सा मैं दूर दूंगा, पोजिशनल स्टॉप लॉस है 163.40। सो 169.60 पे खरीदे, 163.40 का स्टॉप लॉस रहेगा बॉफ फ्यूचर्स का। टारगेट जो दीप इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 180 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 185। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको जो कंसोलिडेशन में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सो 180 एंड 185 ये दो टारगेट्स के लिए आप बॉफ फ्यूचर्स को खरीदें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर करें खरीदारी, एक्टिव हो रहा है। इनफैक्ट वेडनेसडे और ट्यूसडे को भी हमने इसे एक्टिव होते देखा था, आउट परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रही थी और इस समय आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। टायर स्टॉक्स, यहाँ पर कैसा एक्शन है? ऑटो स्टॉक्स की तो हम बात कर रहे थे, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, बट टायर्स में क्या मूव आ सकती है? थोड़े चैनल चेक्स करें वरुण ने और उसकी रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए। वरुण, बताइए क्या चल रहा है टायर्स में? तो दीप थोड़ा धीमापन है और खासकर जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उसमें शायद ज़्यादा धीमापन जो है वो टायर स्टॉक्स में इनफैक्ट टायर्स में देखने मिल रहा है। ये हमारा चैनल चेक सजेस्ट कर रहा है। दरअसल मार्च तिमाही में अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट मांग जो है उसमें धीमापन देखने मिला है। टायर कंपनियों को पिछले कुछ तिमाहियों में कीमतें जो है वो बढ़ानी पड़ी है। इनफैक्ट पिछले 10-12 तिमाही अगर आप देखेंगे उसमें भी खासकर कोविड के बाद की तिमाहियां अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे खासकर टायर कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई है। करीब 20 से 30% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो की है। दरअसल बढ़ती ब्याज दरें और क्रेडिट सप्लाई में कमी के चलते ये जो फ्लीट ऑपरेटर है वहाँ से खासकर अगर आप देखेंगे तो मांग जो है उसमें कमी देखने मिली है। तो ये फ्लीट ऑपरेटर जो है वो शायद यहाँ रिप्लेस ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखा गया है। इनफैक्ट FY23 का हाफ ईयर में अगर आप देखेंगे तो टायर कंपनियों के एक्सपोर्ट जो है उसमें भी थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिला है। आप देखिए काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करती है और बाकी US के मार्केट्स में हालांकि कम करती है, लेकिन अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे एशियन मार्केट्स में भी ये सप्लाई करते थे और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डिमांड जो है उसमें थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिला है। नो डाउट ग्लोबली जिस तरह का एनवायरनमेंट बन रहा है उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखा गया है। वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाना अगर ये कंपनियां चाहती है तो जाहिर सी बात है इनको भी FMCG कंपनीज के जैसे अपनी कीमतें जो है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। नो डाउट जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट यहाँ भी कम हुए हैं, लेकिन मांग जो है खासकर रिप्लेसमेंट डिमांड, और रिप्लेसमेंट डिमांड देखिए इन टायर कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि फिलहाल ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। OEM से अच्छी डिमांड आ रही है लेकिन रिप्लेसमेंट डिमांड थोड़ी कमज़ोर है। देखना होगा आगे चल के सुधरती है या नहीं सुधरती है, लेकिन मार्च तिमाही में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट डिमांड अगर खासकर देखेंगे थोड़ी ठंडी रही है और वैसे स्टॉक्स भी ठंडे ही रहे हैं। देखिए YTD अगर आप रिटर्न देखेंगे JK टायर हो, सीएट हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, MRF, अपोलो टायर्स 4 से 14% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न ही इन्होंने दिए हैं। तो कोई अच्छा एक्शन तो है नहीं। इनफैक्ट हमारा चैनल चेक तो यही कह रहा है कि दिक्कतें हैं और पता नहीं कब तक ठीक होगी। तो नई सेल्स तो ठीक ठाक हो रही हैं? ठीक ठाक है दीप। अभी उसमें भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट वो जो चिप शॉर्टेज का इशू था उसके बाद जो हाँ वो अब थोड़ा बहुत रिसाइड हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो उसके चलते वेटिंग पीरियड अब कम हुई है, लेकिन इनके लिए बड़ा मार्केट जो रहता है वो रिप्लेसमेंट डिमांड का भी होता है और वहाँ पे एक्चुअली यहाँ इनको मार पड़ते हुए दिखाई दे रही है। दिक्कत की बात है। अब
कब तक होगा, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि टायर रिप्लेसमेंट साइकिल कितना है आपका, या तो फिर अगर लोगों ने 2020 में नई गाड़ियां ली है, 21 में लिए, तो उनका टायर रिप्लेसमेंट साइकिल जो है 24-25 में आएगा। करेक्ट। तो इसके लिए उस साइकिल को भी जब तक आने का मौका मिलेगा तब शायद आपको ज्यादा बेटर डिमांड देखने मिलेगी। तो आई थिंक बाकी बाजार के सामने इसलिए शायद आज टायर्स में थोड़ा आपको अंडर परफॉर्मेंस भी आती दिख रही है। चलिए, इतनी तेजी वाला बाजार है बट कुछ स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह क्या है ये भी समझना जरूरी है। शुक्रिया वरुण ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यह है आपके लिए टायर स्टॉक्स पर व्यू इस समय। फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी से कुछ काउंटर्स पर फोकस कर लिया जाए इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग की तरफ आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो आज जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस रही ही है। हिमांशु जी, आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया एक्शन, सुबह यहाँ पर आपकी कॉल थी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ, क्या करना है? 870 की कॉल खरीदारी करी थी, 876-77 का लेवल है इस समय स्पॉट मार्केट में, ये कैरी कर फॉरवर्ड करें कॉल को, ट्रेड स्क्वायर ऑफ करें, क्या राय देंगे? वो तो जो कॉल थी उसके तो टारगेट्स ओवर अचीव हो चुके हैं। 25 रुपए के टारगेट्स हमने दिए थे और उस ऑप्शन ने लगभग 28 साढ़े 28 रुपए के हाई लगाए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आईसीआईसीआई बैंक में आ रहा है वीकली बेसिस पर, ये काफी रिलायबल है और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से आईसीआईसीआई बैंक में जो तेजी है वो जो अप ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में वो रिज्यूम होता हुआ नजर आ सकता है। और जैसा सुबह भी मैंने मेंशन किया था कि मेरा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 900-910 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स की पोजीशन है तो पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, लेकिन पार्ट जरूर होल्ड करें, ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। ओके, चलिए, तो वो रेकमेंडेशन फिलहाल आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। बर्जर पेंट्स पेन सेक्टर में आज हम देख रहे हैं कि बज इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। सुमित जी, क्या सलाह होगी बर्जर पेंट्स? बर्जर पेंट के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है, बड़ा तेजी तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन एक पुल बैक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 600 रुपए से लेकर 610 रुपए तक का मूव बर्जर पेंट में देखने को मिल सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है 570-572 के पास है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 570 के ऊपर का लगा के होल्ड करें, 570-572 के आसपास का, और ऊपर में 600 रुपए तक के लेवल बर्जर पेंट में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, बर्जर पेंट्स में वो सलाह आती हुई। इसी बीच टी कॉफी स्पेस ये भी बाजिंग है। इनफैक्ट चीनी की कीमतों पर तो अभी कुछ समय पहले आशीष ने अपनी रिसर्च सामने रखी किस तरह की स्ट्रेंथ है। कॉफी स्पेस की भी अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा है कि ये जो क्वार्टर है थोड़ा इंप्रूवमेंट वाला रहा है, हालांकि सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 24-25% का करेक्शन आ चुका है ग्लोबली। टाटा कॉफी इस समय चार्ट्स में उच्चतम स्तर पर ट्रेड करती हुई। हिमांशु जी, टाटा कॉफी क्या सलाह होगी? ओके, सुमित जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टाटा कॉफी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड? चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी के अंदर भी बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो स्टॉक के अंदर लास्ट 1.5-2 महीने में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब ये बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 210 रुपया, 215 रुपया, ये दो लेवल ऊपर में देखने को मिल सकता है। और वैसे भी दोपहर का टाइम हो रहा है, कॉफी पीने का टाइम है, तो कॉफी अच्छी है। वैसे भी कॉफी पीने का टाइम हो रहा है, जय का भी हो रहा है इस समय, फेवरेट टाइम है उनका डे का। और अब हम क्लोजिंग की तरफ भी मूव कर रहे हैं। बाय द वे, आईटीसी FY23 का स्टार रहा है, जरा एक बार चार्ट पुल अप कर लीजिए आईटीसी की, जो हम बात भी कर रहे हैं। एक साल की चार्ट आईटीसी में 51% की रैली आपको आईटीसी ने दिखाई है, तो ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएटर रहा है आईटीसी आपके लिए पिछले एक साल का। तो जब मूव आती है, ज़बरदस्त मूव आती है। मार्केट ने कुछ नहीं करा है, निफ्टी 2-2.5% नीचे है FY23 के लिए। आई थिंक आज के बाउंस बैक के साथ शायद वो थोड़ा गैप कम हो गया होगा, बट जो मूव आईटीसी किया है वो शानदार है और पिछले एक साल का स्टार आउट परफॉर्मर रहा है आईटीसी। हमारे पूरे पैनल को पसंद आया, अनिल जी ने तो कई बार आपको रेकमेंड भी किया है, और ये है आपका स्टार इस साल का। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त एक्शन वाला दिन रहा है, नई सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई है। FY23 मार्केट ने तो आपको कोई गेन नहीं दिया हो, बट एटलीस्ट क्लोजिंग पर आपके फेस पर एक थोड़ी सी स्माइल जरूर आती हुई दिखेगी। कहां से आई है आज की आउट परफॉर्मेंस? क्लियर विनर था आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, 4.5% की तेजी, लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बढ़िया बाउंस बैक रिलायंस की तरफ से आया। सारे आईटी स्टॉक्स एक्टिव थे सुबह से ही, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, अच्छी खरीदारी यहां पर आई है। बैंक्स का बढ़िया योगदान था, आईसीआईसीआई बैंक जिसकी अभी हम बात कर ही रहे थे, साथ ही एक्सिस बैंक, यहां पर भी अच्छी खरीदारी रही। HDFC बैंक ये भी मूव था, और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपके लिए SBI की तरफ से भी आया था।
टाटा मोटर्स, M&M, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी खरीदारी रही। HUL, टाटा कंज्यूमर ये भी पॉजिटिव थे। बजाज फिनसर्व, UPL, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, BPCL यहाँ से भी अच्छा योगदान देखा। लगातार दूसरा दिन ऐसा है जब बाजार की जो ओपनिंग ब्रेथ थी वही क्लोजिंग ब्रेथ है। ओपनिंग पे हमने देखा था 45 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव थे, क्लोजिंग पर भी आप देख रहे हैं लगभग वैसा ही रुझान रहा है। थोड़ा अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, एशियन पेंट्स में हल्की फुल्की नरमी है, बट अदरवाइज एक्शन जबरदस्त यहाँ पर रहा। वायदा कारोबार, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नो सरप्राइजेस, बढ़िया डिफेंस ऑर्डर्स मिले हैं इन कंपनीज को, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने लीड भी किया वायदा कारोबार में, 6.5% ऊपर रहा। ग्रैन्यूल्स में आज बाउंस बैक था। ग्लेनमार्क फार्मा में आपने बाउंस बैक देखा है। GMR एयरपोर्ट्स की तरफ से खरीदारी रही। बलरामपुर चीनी, इंटरग्लोब एविएशन ये काफ़ी एक्टिव थे। सारी मिड कैप IT कंपनीज, एम्फोसिस, कोफोर्ज यहाँ पर अच्छी मूव आती दिखी। परसिस्टेंट सिस्टम्स काफ़ी एक्टिव था और LTI माइंट्री जो हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था, यहाँ पर भी अच्छी व्यू आई है। SBI कार्ड्स खरीदारी इस पर रही। RBL और बंधन बैंक दोनों मिड कैप काउंटर्स काफ़ी एक्टिव थे। इन्फो एज यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम देखा। सिंजीन, सिटी यूनियन बैंक, एल्केम लेबोरेटरीज, कैनफिन होम्स, कोरोमंडल, टाटा पावर यहाँ पर भी ऑर्डर विन के बाद अच्छी मूव रही और टाटा केमिकल्स यहाँ पर भी आपने बढ़िया एक्टिविटी देखी है। गिरावट गुजरात गैस और IGL में थी। गैस प्राइसेस में जो मूव आया है उसके साथ ही जी एंटरटेनमेंट थोड़ी कमजोरी रही। वेदांता में आपने नरमी देखी है, बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, करीब 1.5% इक्विटी का सौदा आज आपने वेदांता में देखा है। लॉरस लैब्स अभी भी लूजर्स लिस्ट में है। IDFC लिमिटेड, लुपिन जहां पर प्लांट में ऑब्जर्वेशंस आई थी। सन और कमिंस यहाँ पर वीकनेस, बट जबरदस्त एक्शन रहा। जो हम सुबह बात कर रहे थे नेहा 17,304 की, इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, तो ट्रेंड बरकरार है। 23 साल में हम देख रहे हैं कभी भी निफ्टी लगातार 4 महीनों की नेगेटिव क्लोजिंग उसने नहीं दी है। लग रहा था आज सुबह कि शायद वो ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, बट वो हुआ नहीं है। आपके लिए वो ट्रेंड बरकरार है। जबरदस्त ब्रेकआउट आया। जो लेवल बात कर रहे थे 200-250 की कंजेशन जोन, उससे 100 पॉइंट ऊपर की आपको क्लोजिंग मिली है और बैंक निफ्टी पर भी ऑलमोस्ट 40,600 की ऊपर की। तो जो इंपॉर्टेंट कंजेशन जोन्स थे उसके ऊपर की क्लोजिंग बाजार ने आपको दी है। अब देखना है कि यहाँ से ट्रेंड को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, पर उसके लिए 2 दिन का इंतजार होगा क्योंकि वीकेंड हमारे सामने है और तब तक चैन की सांस ले सकते हैं। आराम से आप चैन की सांस लेके जाइए। डाउ फ्यूचर्स भी इस समय आपको 70 अंक ऊपर दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले 1 हफ्ते से स्टेबल है। देखते हैं आज शाम को कैसा एक्शन आएगा। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने है। 17,360 के जस्ट 1 पॉइंट नीचे, या 360 ही मान लीजिए इसको, और 40,600 के ऊपर जबरदस्त 700 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिखी है। तो जो अहम लेवल था, जो लास्ट रेजिस्टेंस की बात अनिल जी कर रहे थे, उसके भी आप ऊपर ही बंद होते हुए दिखे। अब देखना पड़ेगा कि मंडे का फॉलो ऑन एक्शन कैसा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बंसल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, वागले साहब एंड जय, आपका भी। मंडे को आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात, नए हफ्ते की करेंगे शुरुआत, नया वित्त वर्ष भी होगा हमारे साथ और बाजार के एक्शन को भी बढ़ाएंगे आगे।